Black eyes hypnotize. Brown eyes था actually. Brown था. ब्लू आइज था, Oh हाँ. ब्राउन वो था, ब्राउन रंग था, Brown मुंडे. ब्राउन मुंडे एपी ढिल्लो का ब्राउन रंग घोड़ी है तेरे, ब्राउन रंग Brown दे, रंग दे. मुंडे. ब्राउन मुंडे एपी ढिल्लो का ब्राउन रंग घोड़ी है तेरे, ब्राउन रंग दे. हनी सिंह के हेलो 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 घोड़ी है नहीं तेरे. गंदी आवाज है. आपको भी अपनी ऐसी लगती है? नहीं, मेरे को अपनी आवाज अब बहुत प्यारी लगती है. सही में इतने लड़कियों ने झूठ बोल compliment देते कर दिया हैं, ना. झूठ बोल देते हैं. कहते you got a very musky voice. वो तो मेरी भी बोलती है, मेरी ज्यादा मस्कुलर, तो इतनी भारी भारी आवाज है थोड़ी सी. अभी लाइव? अच्छा, ताली बजा दिया तूने. All right, guys. Welcome to the 7th episode of the Magic Pod. Today we have with me here my friend Nehansh, also the birthday boy today. So send him the birthday wishes. Nehansh_S guys. Follow him. He's one of the most talented MMA fighters that we have right now. Very good prospect. So let's start talking to him, Nehansh. If you want to just give a general introduction, where you are from, how you have come here, how you exist here, कुछ भी. माय नेम नेहांश एंड मैं गुड़गांव से ही हूँ, हरियाणा से हूँ मैं. गुड़गांव में सबको बोलता हूँ, वैसे मैं झज्जर से हूँ. Jhajjar. Jhajjar is a place from where some of the most talented athletes in India come from. यस, सबसे काफ़ी फेमस कौन है? बजरंग पूनिया खुड्डन है एक हमारे वहाँ पे विलेज, ही इज़ फ्रॉम देयर. बजरंग पूनिया. बजरंग पूनिया. एंड काफ़ी स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स का माहौल रहता है ये हरियाणा के अंदर. अच्छा. कि मैं सुना है हर जगह अखाड़े होते हैं और ये हाँ, रेसलिंग होती है. काफ़ी मतलब हरियाणा में एक्चुअली मेन 3-4 गेम ही, मतलब बॉक्सिंग, जैसे भिवानी साइड हो गया, वहाँ भिवानी बॉक्सिंग क्लब है, तो वहाँ के अंदर काफ़ी लोग बॉक्सिंग वगैरह काफ़ी करते हैं. और भिवानी कितनी दूर है झज्जर से? ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 घंटे होगा. अच्छा. और यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से भी 4 घंटे. 4 घंटे ही है. वहाँ से 2 घंटे हो गए. अच्छा. तो भिवानी में बॉक्सिंग का काफ़ी क्रेज़ है. भिवानी बॉक्सिंग क्लब में कोच जगदीश हैं एक, उनका काफ़ी मतलब काफ़ी सीनियर बॉक्सर्स वहाँ से हैं. हाँ, विजेंद्र कुमार वहाँ से नहीं है, लेकिन अखिल कुमार नाम अखिल का एक कुमार बंदा था. एक अभी काफ़ी मतलब काफ़ी लोग हैं वहाँ से, काफ़ी बॉक्सर्स अच्छे अच्छे नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के काफ़ी लोग जाते हैं. और उनके कैंप भी लगते हैं शायद. हाँ जी, national camp. हाँ जी. साई का शायद मेरे एक फ्रेंड है, तो उनका वहाँ पे साई के कुछ पोस्टिंग हुई थी या किसी वजह से बॉक्सिंग का कुछ हुआ था, तो उनका वहाँ पे काफ़ी अच्छा. अच्छा. बॉक्सिंग का तो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है वहाँ पे. एंड हमारे साइड रोहतक सोनीपत हो गया, इस तरफ रिजर्जर साइड हो गया, इधर रेसलिंग ज़्यादा है. रेसलिंग के काफी अखाड़े वाले जितने भी वीडियोस आते हैं, अखाड़े भी नहीं, दंगल जिसको कहते हैं, हाँ, दंगल भी. वो इन्हीं सारे गांव और इन्हीं हाँ सारे जी, हाँ जी, एरिया से आते हैं. काफ़ी मेलों पे दंगल होते हैं. हाँ. और उसमें अच्छे इनाम, पहले तो घी के डब्बे मिलते थे पूरे. कि भाई बार्टर चलता था, आप हमारे लिए लड़ो, आपको घी का डब्बा ये सब मिलेगा. फिर प्रोटीन पाउडर से रिप्लेस हो गया होगा. नहीं, अब तो सर क्या कहते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह फुल ऑन मतलब मिलता है, अच्छा गाड़ी. और हिसार साइड, फतेहाबाद साइड कबड्डी का बहुत सर, लॉन्ग कबड्डी होती है. हाँ, ये जो पंजाब से सटे हुए एरिया है ना, इधर कबड्डी खेलते कबड्डी हैं. ज्यादा होता है. और कबड्डी में एक एक रेड पे 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए एक रेड एक पे. रेड पे. रेड के ऊपर ऐसे कोई आता है होली तो शिट. बोलता है कि इस रेड पे 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो वो रेड अगर कंप्लीट करते तो 4 लाख. क्या ट्रैक्टर, बात है bro. ट्रैक्टर मिलता है. Are we doing the wrong sport? चेंज करना पड़ेगा. 4 लाख ये तो एक MMA फाइट पे नहीं मिलते यार इतने पूरे, जिसमें कि रेड क्या पूरे बॉडी पे रेड पड़ती है. हाँ मतलब कबड्डी 2 कबड्डी होते हैं आपको, सर्कल कबड्डी और लॉन्ग कबड्डी. लॉन्ग कबड्डी, उसमें बहुत बहुत बड़ा फील्ड होता है और लोग 1 वर्सेस 1 फाइट करते हैं. हाँ जी, जैसे 4 हैं, किसी ने एग्जैक्ट रूल शायद मुझे नहीं पता, एक को टच किया तो उसी को उसको रोकना होता है पूरे टाइम. तो बेसिकली रेसलिंग ही चलती है. तो तेरे को स्प्रिंट भी मारना होता है उसमें. स्प्रिंट भी मारना होता है, उसमें एक मूव होता है कैची, अच्छा. सीजर्स कहते हैं, जो शायद जित्सु में भी अपने है. काना बसामी कानी कानी बसामी. काना बसामी. मैं भी जित्सु नया कर रहा हूँ ना, तो कानी बसामी ब्रो. हाँ, लेकिन बहुत सारे उसमें जित्सु वाले मूव्स होते हैं. मैंने देखा बहुत लोग ना क्लोज गार्ड ऐसे जंप करके फिर एंकल स्वीप मारते हैं लोगों को, डबल एंकल स्वीप. बिल्कुल. एक पेज है गाइस, माझे दी कबड्डी. इट्स ऑन इंस्टाग्राम. उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, शेयर भी करते रहता हूँ, क्योंकि उसमें जित्सु की टेक्निक्स लोग इतनी यूज करते हैं. सिंगल लेग पकड़ के किसी को खींच रहे हैं, फिर वहां से हाई बॉडी लेग भी लॉक जाते हैं, ऊपर से हाई लेग ले जाके फिर फुल ऑन. बढ़िया, काफी वो भी अच्छा स्पोर्ट है.
और ये कनाडा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ वो पंजाब और हरियाणा सब मतलब अब कनाडा जाता जा रहा है तो वहाँ पे अगर तुम इधर बहुत ही हाई लेवल प्लेयर हो ना लोकल सर्किट में, तो तुमको फिर कनाडा की टीम में बुला देते हैं और फिर वहाँ पे तुम्हारा लाइफ चेंजिंग मनी, NFL टाइप का पैसा वैसा मिलता है उधर। खतरनाक बढ़िया है काफ़ी। बट हरियाणा में स्टार्टिंग से ही कल्चर रहा ही है स्पोर्ट्स का। फैमिली भी ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग से ही, मेरे जो दादा थे वो भी खेलते ही थे, तो फुल ऑन की खेलेगा भाई हमारा बच्चा तो खेलेगा अपने उसमें। फादर भी करते लड़कियों थे, को भी सब full on। खिलाते हैं ये थोड़ा सा मेरे को दिखाते हैं थोड़ा सा कि ऐसे हरियाणा में कि खेलने वेलने का नहीं देते, बट सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा से ही है। लड़कियों के भी बहुत प्रमोट करते हैं खेलने के लिए। खेलो, पढ़ो मत, खेलो। क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पाती ना ढंग से सबसे, हमारी साइड तो खेलते हैं सब। रनिंग का भी काफ़ी ज़्यादा है मतलब। तुमने तो रनिंग से ही शुरू किया ना? हाँ मैंने स्टार्ट उस टाइम MMA करना था, बट फिर कुछ MMA का 11th क्लास में था। उस समय पता क्या चला तेरे को MMA के बारे में? ऐसे ही सर और देखता रहता था थोड़ा बहुत फाइटिंग वगैरह कुछ, तो फिर पापा ने बोला कि रेसलिंग कर ले या फिर बॉक्सिंग कर ले, यही पता था उनको भी। हाँ। तो मैंने बोला कि और MMA सेंटर होते भी कहाँ है? MMA सेंटर तो होते ही उस टाइम फोन भी चला, मेरे को तो फोन चलाना नहीं आता था, अभी आया थोड़े टाइम पहले चलाना ढंग से। तो अभी कर तो रहा था ऑर्डर स्विगी से, देखा पैसे का नुकसान हो गया। क्या हुआ एक बार बताना थोड़ा। हाँ यार अभी आज बर्थडे है तो किसी दोस्त के लिए कुछ ऑर्डर कर रहा था, 2 घंटे तो लग गए जब हम लोग। तू ऑर्डर क्यों कर रहा था? तेरा बर्थडे है तो। अरे खाना तो खिलाऊंगा। अच्छा वैसे मतलब गिफ्ट लेके खाना खिला देता हूँ। गिफ्ट मिल गया था? ठीक है। 1500-2000 की चीज लेके 400 को खिला देता हूँ। गुड बार्टर। तो इस तरह का था, तो मैंने ऑर्डर किया तो सब देख मैं 2.5 घंटे लग गए। हाँ। ऑर्डर कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब कुछ कर दिया बड़ी मुश्किल से। मेरे को बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम ये सब चलाना। बट वो अकाउंट था फ्रेंड के नाम पे, उसके पास कॉल आया कि आपका सर आईडी, वो कहता करा मेरा कोई ऑर्डर नहीं, कैंसिल कर दिया उसने। कि यार पूछते रहता है एक बार। आकाश उसके तो आकाश ने बोला भी अपने स्टाइल में होगा, तो उसने दूसरा और पूछा भी नहीं हमारा ऑर्डर नहीं है, निकल जा यहाँ से। और उस बंदे ने भी बोला कि आपको नेक्स्ट ऑर्डर में मिल जाएगा। कह रहा जी कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, कोई बात नहीं, कर दिया। जरूरत ही नहीं है, निकल जा। भाई पैसे तो मैंने दिए ना। मैंने किया ही नहीं ऑर्डर। कह रहा मैंने पूछा कि रेबेल में जाना है, रेबेल में जाएगा ऑर्डर। तो मैं कहा भाई और भी तो जगह जा सकता हूँ, मैं और भी कहीं रहता हूँ। तो फिर स्विगी जोमेटो के ऑर्डर वाले तरीके में लोग इतना खतरनाक घोटाला करते हैं ना, मतलब मैंने भी किया है छोटा मोटा घोटाला। सही है सर। सो जब मैं बैंगलोर में था तो उस टाइम ज्यादा पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उस टाइम आई वाज नॉट टीचिंग एंड एवरीथिंग। तो मनी खाने का थोड़ा लिमिटेड बजट होता था, राइट? सो जब कभी पिज्ज़ा विज़्ज़ा ऐसे खाने का मन होता था, सो पिज़्ज़ा ऑर्डर करता था। ये ट्रिक मेरे को एक फ्रेंड ने सिखाया था। यही बोलते हैं सब, फ्रेंड ने सिखाया था। ये रात को जब कम पैसे देख के आइडिया आते हैं सब चीज़ों के कि खाने का कैसे कर लूँ। फ्रेंड सो क्या करते थे उसमें कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करो और उसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद डोंट ईट इट राइट ऑफ द बैट, उसको ना ऐसे तोड़ वोड़ के थोड़ा सा उसका स्लाइस एक के ऊपर ऐसे गिरा दे, क्योंकि बहुत बार ऐसा आता है पिज्ज़ा इसमें वो ब्रोकन टाइप का सा होता है जिसमें वो होल्डर नहीं लगाते। सो ऐसा ही कर दो, अगर होल्डर आता भी है तो होल्डर को निकाल के फेंक दो। स्मूथ क्राइम। और उसके बाद फिर पिक्चर लो एंड सेंड इट टू जोमेटो सपोर्ट। थोड़ा सा पैनिक दिखा दो, आई वाज हंग्री, ये खराब आपने दे दिया है, क्या करूं, कोई बात नहीं। हाँ, एंड यू कैन बी अ लिटिल बिट, उसको क्या कहते हैं, इफ यू आर कोई एक टर्म होता है एजिटेटेड कस्टमर या ऐसा कुछ। तो आपका पुराना कस्टमर हूँ सर, मेरे साथ ऐसा हो रहा था, बाकी के साथ कैसा होता होगा। तो वो लोग ना तुरंत, आई थिंक इट वाज अ बॉट मेड सिस्टम जिसमें कि इफ यू अपलोड अ पिक्चर द बॉट जस्ट सीज इट, या कोई एक अप्रूव करता है, क्योंकि वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते थे उसके बाद, दे वुड जस्ट लाइक रिफंड यू द एंटायर अमाउंट। सो दैट वाज अ कूल ट्रिक जो कि बहुत यूज किया था मैंने। तो कितनी बार, मतलब हर बार होता था या फिर कभी कभार नहीं, कैंसिलेशन? हर सो दिस इज द ट्रिक दैट दिस इज द लिमिटेशन ऑफ वाली इट। बात कर दी मैंने। दिस इज द लिमिटेशन अपैरेंटली कि स्विगी या जोमेटो ना कुछ लिमिटेड अमाउंट तक ही तेरे को रिफंड देता है, बिकॉज दे आल्सो नो कि इंडिया के लोग खाली बैठे हैं तो हर दिन कर सकते हैं ये स्कैम। तो 3-4 सिम लेनी पड़ेंगी। So if you are that dedicated to eating free food, why not? और मे बी फाइनेंशियली अच्छा ऑप्शन भी है। सिम तो सस्ता पड़ता है ना, सिम लेंगे 10-15 और फ्री खाना। पर आप ये सब कर तो पाते हो, अब मेरे को टेंशन उससे ज्यादा। 2 घंटे में तो ऑर्डर किया, अब रिफंड के लिए 2 घंटे में गया, छोड़ो पैसे, बात करनी पड़ेगी, वो 4 सवाल पूछेंगे, मैं ऐसे हो जाता हूँ, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, तो फिर मैं कहा छोड़ो इसको आगे।
आकाश से ही ले लूँगा। क्या था वैसे वो, क्या था? सैलेड था, सैलेड डेज यार, हमारे स्पॉन्सर थे ना। कौन कौन इतना हेल्दी फ्रेंड है वो जिसको सैलेड गिफ्ट कर रहा है? कोई हेल्दी फ्रेंड कोई नहीं है, मेरे को आदत सबको हेल्दी खिलाने की है, कोई भी हो। इससे कभी भी अच्छा, लेकिन हमें तो अभी बहुत ही गंदा कचरा खिला के लाया। आप तो कंपटीशन में अभी आरडी फूड कोर्ट गए थे हम, सो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हेल्दी खाने का। कैसी बात कर रहे हो, सबवे टाको सब था सर। सबवे टाको हेल्दी है, क्या बात कर रहा है? सबसे पहले तो नज़ीर पे गए थे, सबसे पहले कह रहा मेरे लिए जो अब तो वेज खाते हैं, सॉरी मैंने एक को खमीरी रोटी का और बोल दिया, नहीं गंदी थी बता रहे। ब्रो खमीरी रोटी इन लोगों ने बोला है कुछ मस्त सी होती है, इनका स्पेशलिटी है। और वो रोटी जब आई तो, और गलती से मैंने ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया, मैंने तंदूरी रोटी किया जो थोड़ा पतला होता है रिलेटिवली, और उसके साथ एक खमीरी किया। वही रखा है। और किसी ने मेरे साथ जो ऑर्डर कर रहा था, ये बाकी बच्चे लोग ये कह रहे सर क्या ले रहे हो, मैंने कहा खमीरी रोटी, तो उन सब ने पीछे से खमीरी कर दिया। अभी वही रखी और वो एक रोटी भाई इतनी बड़ी थी एंड इट वाज दिस थिक। लाइक छुप छुप के वाला सीन हो गया, जो छुप छुप के देखिए आपने, आरी मिलेगी वो वाला सीन हो गया। नान के जगह नान का भी वो बाप नान था बेसिकली, खमीरी रोटी। मुझे लगा ऐसा कुछ रुमाली रोटी जैसा होता है ना, वो होगा पतला सा, या लेयर्स डिफरेंट होगा। आपको खिला के लाएंगे। हाँ, लेकिन अच्छी है, try मैंने करना। सुना है कि वो रोटी 4 लोग खाते हैं एक साथ बैठ के, मतलब एक बंदे के लिए नहीं होता। तभी जब वो सबने एक एक कर लिया। जब ऑर्डर कर रहे थे ना, तो अचानक से मुझे बाद में रियलाइज हो रहा है वो बंदा जो ले रहा था ऑर्डर, वो देख के सोच जरूर रहा था कि भाई ये पूरे मोहल्ले के लिए ऑर्डर कर रहे हैं क्या? पता नहीं क्या ये चीज खाने से एक और चीज हुई थी, तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहा था, मध्य प्रदेश जा रहे थे, मतलब मेरे चाचा वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग गए। तो अब इधर सारे घर में वही मध्य प्रदेश में कहाँ? श्योपुर है एक जगह, अच्छा, नहीं तो पता। वहाँ पे हाँ मैं आई एम फ्रॉम झारखंड, बट एमपी में कहाँ से है? तो फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही रुके, तो थोड़ा सा फैमिली ज़्यादा ही खाती है, मतलब पूरे भाई भाई सब ऐसे भाई ज़्यादा भाई हरियाणा का फैमिली पता है मेरे को। तो वैसे दिखने में ही पतला है, बस वैसे ही तो खाते काफ़ी ज़्यादा है। तो हम एक तो शायद एमपी का राजस्थान का वहाँ का रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे हमने पराठे वगैरह ऑर्डर किए। अब एक तो खाने के साथ दही चाहिए भर के पूरा, और वो कहता सर क्या लगाए, हम 5-6 बंदे, कह रहा भाई, पापा बोलते कह रहा भाई पराठे लगा दे, आलू के पराठे सुबह सुबह एक बात है, कह कि सर ठीक है। और 2-3 बाल्टी घी। 2-3 घी तो मतलब बाल्टी तो नहीं, बट हाँ ये दिखाते हैं हरियाणा के, जैसे 2-3 जैसे पंजाबियों को दिखाते हैं ना, वो सुबह उठते भी भांगड़ा करके और सोते भांगड़ा करके हैं, तो ऐसी इमेज हरियाणा की है कि वो सुबह दोपहर शाम घी पीते हैं, वो खाते हैं, बट जितना दिखाते हैं उतना नहीं खाते। मैं भी खाता हूँ काफ़ी, पर खाते तो हम। तो नेचुरली बहुत ज्यादा खाता है ब्रो। जब अभी अकेडमी में लाके तो लंच खाता था, तो घी का कुछ डब्बा उब्बा लाता है साथ में। ठंड में अपना बेसिक बढ़िया डाइट है, मम्मी देती थी स्कूल में, रोटी गुड़ और घी। स्कूल में बच्चे लाते थे सैंडविच वगैरह, खैर सैंडविच वाले मेरा स्कूल इतना हाई क्लास नहीं था कि सैंडविचेस चल रहे हैं लोग जज करेंगे, बट एक डब्बे के अंदर भरा हुआ घी और गुड़ देख के और दूध की बोतल देख के देखते तो थे एक बार कि भाई क्या बात हो गई, कैसे खा रहा है ये सब। मैं यही तो खाना होता है। रोटी नमक नमक नहीं, बहुत लोग खाते हैं नमक रोटी। हाँ। मतलब रोटी घी लगा के नमक उसमें हल्का डाल के एंड देन दे जस्ट रोल इट अप लाइक। ये कहाँ देखा? हमारी तरफ होता है, बहुत खाते हैं लोग। नमक मतलब खैर जैसे हमें देख के हंसते हैं घी गुड़, तो फिर नमक को देख के हंस रहा हूँ। मेरे टाइम में मेरी मम्मी देती थी, उसका पता नहीं हिंदी में कोई शब्द है, रागी बॉल्स। हाँ you हाँ, know what that means, देख रहे हो, ये हाई स्कूल के वो जो घी वालों को जज करते हैं। नहीं रागी हिंदी ही वर्ड है आई गेस उस तरफ, मतलब मेरे को नहीं पता उड़ीसा का वर्ड हिंदी में, लेकिन ना वो हलवा जैसा होता है, ब्राउन हैशेस दिखता है वो। अच्छा हैशेस दिखता है वो। तभी आपने खा लिया जब आदत लग गई। अबे नहीं खा पाते थे, 3-4 साल हम टिफिन ऐसे ले आए घर। रोटी ब्राउनी। क्या ये पूरा खाने का तो यार आप देखा ही है कितना, मैं थोड़ा सा राजीव सर पूरे टाइम इसका पेट इतना बड़ा है, खाता है इतना, ये तो स्कूल में तेरा सेम चीज डाइट तो जबरदस्त है ब्रो। स्कूल में सेम चीज़ होती थी। तो 10th 11th में मेरे स्कूल में पढ़ाई तो ज़्यादा मतलब था नहीं, ज़्यादा मन ज़्यादा, तो सर बैग के अंदर खाना होता था। कैसे, एक हमारे इधर बादाम रगड़ा बनता है, मतलब बादाम कूट के पूरा वो कुंडी सोटे के अंदर पूरा करके, और क्या कहते हैं उसमें ठंडाई की चीज़ें डलती हैं, फूल की पत्तियाँ वगैरह उसमें ऊपर। क्या ड्रिंक होता है ये? हाँ जी ड्रिंक होता है, पहलवान वगैरह पीते हैं जैसे, अच्छा देखा भी होगा। हाँ तो उसके ऊपर वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले घी नहीं खाता, उसके ऊपर 1 कटोरी घी डल जाता था। तो वो पूरी ऐसी बॉटल लेके जाता था, 12 केले
और 2 डब्बे स्प्राउट्स और चने के सैलेड के और रोटी अलग दोपहर की। तो ये मेरा स्कूल का बैग था। ये क्या सुपर हैवी वेट था क्या उस टाइम? नहीं था ऐसा ही ये था। सब बैंटम 12 किलो तो अभी भी खाता हूँ इतना इतना कैलोरीज एडजस्ट कैसे होता है यार? सर। सारे दिन खेलता ही था जब भी। अच्छा। और फिर हाँ, तो एक्चुअली हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए। वी वर टॉकिंग अबाउट कि तूने शुरू कैसे किया। हाँ सो योर फादर गॉट यू इनटू, ही आस्क्ड कि हाँ जी, बॉक्सिंग ट्रेन करना है, रेसलिंग, देन यू चोज नन ऑफ देम। नन ऑफ देम, क्योंकि अच्छा मतलब अच्छे पापा का अच्छा बेटा तो उनकी मैंने सारी बात पे सुन के मैंने कहा कि नहीं नहीं करूँगा। चॉइस इज माइन। चॉइस इज माइन। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि भाई फिटनेस तो हमेशा बढ़ा के रखनी है, तो रनिंग करते हैं। तो फिर मैं ट्रैक एंड फील्ड में थोड़ा, स्कूल में भी करता ही था मैं, स्टार्टिंग से एक्टिव था स्पोर्ट्स में। तो ट्रैक एंड फील्ड वगैरह करा, तो उसके बाद थोड़ा सा मज़ा आने लग गया। तो गुड़गांव में स्टेडियम था ताऊ देवीलाल, वहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट किया। नॉर्मल जाते थे, अपने ट्रेनिंग व्रेनिंग करी थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद इंटरेस्ट बनता चला गया, तो प्रोफेशनली उसी में घुस गए। कितने साल तूने प्रोफेशनली किया? 7 साल। 7 साल। 7 साल। तो स्कूल टाइम के बाद जब हमारे उधर कोच होते थे एक, तो उस टाइम काफ़ी एक्टिव शेड्यूल था। क्योंकि स्कूल होता था सुबह, तो हम 3:30 बजे उठ के जाते थे। मेरे फादर मेरे साथ जाते थे सुबह उठ के, क्योंकि वो भी फुल वो थे कि 3:30 बजे पापा भी उठते थे। हम लोग ट्रेन करते थे एक पार्क में। हाँ। उसके बाद 6 बजे हम लोग स्टेडियम ट्रेन करते थे। 7:30 बजे से 3:30 से 6 ट्रेन का करते थे जब स्टेडियम में? क्योंकि ऐसा होता था कि कोच इस तरह से था कि आप, वो लोग है ना, एक बेसिक ट्रेनिंग पे चलते थे। और फादर थोड़ा सा एथलेटिक्स में पढ़ाई कर रहे थे। तो वो बेस अच्छा करने पे बिलीव करते थे शुरुआत से, कि ड्रिल्स वगैरह जो होती हैं। Okay, so your father is basically a sports person himself, so he understands the sport. राइट। सो मेरे उनके बाद उन्हें ही स्टार्टेड स्टडिंग पूरा, मतलब फुल क्या ऑन। बात है। और So मतलब वो तेरे को पहले से एथलीट बनाना चाहते थे क्या? स्पोर्ट्स में, मतलब कि भाई स्पोर्ट्स में कुछ कर, क्योंकि क्या बात है। मेरे पापा जस्ट ऑपोजिट। उनको कहना है स्पोर्ट्स करो ही मत, सिर्फ एकेडमिक्स, और पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई। मेरे को कभी ऐसा स्ट्रेस नहीं दिया, क्योंकि 12th में भी मैं काफ़ी होशियार था। 56% आए थे। कितना पता है? 56। 11th में फेल हुआ था। 10th में 6.2 CGPA थी। 11th में मैं भी पहली बार फेल हुआ था मैथ्स में। हाँ, मैथ्स वाज माय अकीलीज हील। मेरे लिए टीचर्स ने क्या किया था, स्मार्टली एग्जाम से 3 महीने पहले बोले तू ना सब्जेक्ट ही हटा दो, फेल नहीं होना बच्चा, कंप्यूटर डाला तो इसको बच जाएगा ये। तो दे सेव मी दैट। ये ऐसा मेरा वो इमेज नहीं थी स्कूल में कि सेव करे तो निकालना चाह रहे थे। तो 11th के बाद 12th में पापा बोलते कोई बात नहीं, तू खेल अपने, कोई दिक्कत नहीं है। बट अच्छी चीज़ क्या हुई कि स्पोर्ट्स कोटे से, स्पोर्ट्स कोटा जिंदाबाद DU में। जो मेरे साथ के लोग थे 95% वाले, उनसे अच्छे कॉलेज में मैं 7 रोल नंबर लेके बैठा हुआ था एडमिशन। ट्रायल्स के अंदर मेरा सो कितना स्पोर्ट्स कोटा मिलता है उसमें? लाइक फुल ऑन होता है, आपके मार्क्स नहीं देखते, आपको ट्रायल्स होगा। आप ट्रायल्स के अंदर मेडलिस्ट हो। आप ट्रायल्स का आपके टाइमिंग होती है, एथलेटिक्स का बता रहा हूँ स्पेसिफिक, और आपके सर्टिफिकेट देखा जाता है। स्टेट ट्रायल्स? नहीं, जो भी लोग अप्लाई करते हैं, अब शायद चेंज हो गया होगा, पता नहीं। तो पहले, मेरे से पहले ऐसे होता था कि आपके हर कॉलेज में अलग अलग ट्रायल देने जाना पड़ेगा। ओ, सो कॉलेज के स्पोर्ट्स वाले लोग अपना ट्रायल्स राइट राइट। बट मेरे टाइम, उस टाइम ही स्टार्ट हुआ था कि एक सेंट्रलाइज ट्रायल होगा। पोलो ग्राउंड है एक दिल्ली के अंदर। अच्छा। तो उसके अंदर ट्रैक एंड फील्ड वालों का था। तो उसके अंदर आपकी इवेंट होगी, आपको जो भी आपने चूज करी हुई है। 50 मार्क्स आपके लगते थे कि आपकी क्या टाइमिंग, क्या पोजीशन है। 50 मार्क्स होते हैं आपके पास, सर्टिफिकेट कौन सा है। तो उस टाइम मेरे पास सबसे मतलब बड़ा सर्टिफिकेट होता है, नेशनल स्कूल गेम्स होते थे। अच्छा। तो उसके अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया था, तो उसके मार्क्स अच्छे होते हैं। और ट्रायल भी ठीक हुआ, तो मेरे अच्छा बन गया। ट्रायल्स में क्या कौन सा नंबर आया था? सेकंड था, सिल्वर था मेरा। क्या बात है। तो उसके बाद फिर मैं कहा अब तो 56%। कुछ स्कॉलरशिप ऐसा भी देते हैं क्या कि मेडल पे मिलते हैं पैसे। मतलब गोल्ड पे? नहीं, जब आप गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जैसे आया है, छोटी कैंटीन के अंदर छोटा सा एक वो भी मिलता है। बट वो सब होता है कि आपको बोलना पड़ेगा किसी को, तो इतना तो कुछ खाने का था नहीं। खुद से ही खा लेंगे। कॉलेज में पैसा, जितनी फीस नहीं थी मेरी DU में से, जाता मैंने पैसे ले लिए उनसे। एक मेडल के 25,000 रुपये ले आता था। क्या बात है। तो टोटल फीस कितनी हुई थी? 9,000 रुपये। टोटल फीस तो 5-10 हज़ार होती है। 9,000 8,000 से। जो और सबसे अच्छी चीज़ कि स्पोर्ट्स कोटे वालों को पहले एडमिशन मिलता है। 96% वाले वो थर्ड कट ऑफ में। That's true, मेरा that's फ्रेंड था, वो कह रहा भाई 112 रोल नंबर। मैं 7 है भाई। इसमें CBS में हो गया था, भगत सिंह में हो गया था। मैं कहा मेरे पास ऑप्शंस थे। भगत सिंह में मैं भी गया था, मेरा नहीं हुआ था। सर फिर academy मैं अच्छा लेकिन गया भी था कुछ ऐसा 91% लेके। 91 अच्छी होती है यार नहीं, 91% को पहला बात मॉर्निंग वाले बैच में ही रखते हैं, उनके लिए दूसरा वाला बैच होता है। और उसमें भी ना वो ढूंढ रहे थे कि
मैथ्स और साइंस ये सब में मिला के, सो मैथ्स को हमेशा वो लोग इंक्लूड कर रहे थे, और मैथ्स को इंक्लूड करके मेरा वो बना ही नहीं परसेंट, 91 ऐसे मैथ्स के बिना आ रहा था। मैथ्स आता क्योंकि मैथ्स मेरा सबसे गंदा गया था, आई गॉट लाइक सम 36 और समथिंग, जस्ट पास इन मैथ्स। तो सबसे खतरनाक अभी तक मेरे को स्कैरी मोमेंट मेरे लाइफ का रहा है मेरा मैथ्स पेपर 12th का, लाइक उससे खतरनाक कोई मोमेंट नहीं रहा है। मैथ्स तो सर 10th के बाद मिली नहीं। मैंने रखा हुआ था साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बट एनीवेज खतरनाक, जब पेपर जब मैं हॉल में मैंने देखा ना, वो जो होता है ना जो कहते हैं कि आत्मा निकल जाती है बॉडी से, यू आर हैविंग दैट थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव ऑन योरसेल्फ, आई डोंट नो व्हाट्स दैट कॉल्ड टेक्निकली, लेकिन वो फील हुआ कि आई एम जस्ट सिटिंग हियर ब्लैंक आत्मा निकल गया, घूम रहा है। अरे वो डॉक्टर स्ट्रेंज में वो निकाल देता है ना, फॉर्म निकाल देता है वो, वैसा ही बॉडी से। मेरा हर पेपर में ऐसे ही होता था। आप तो अच्छे थे एकेडमिक्स में, आपने नहीं यार इतना भी अच्छा नहीं था सर, आप मैं एवरेज कोटा की तैयारी कर रहे थे ना आप? तो वो तैयारी तो कोई भी कर सकता है यार, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो ठीक है, उसके बाद फिर यू स्टार्टेड योर करियर इन एथलेटिक्स। हाँ जी। ट्रैक एंड फील्ड में एग्जैक्टली क्या करते थे? स्टार्ट मैंने किया था कि अपने लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप्स वगैरह का मेरे को शौक था, एक्सप्लोसिव इवेंट बेसिकली, स्प्रिंटिंग वगैरह। राइट। बट फिर पता लगा कि आई एम नॉट एक्सप्लोसिव, और 100 मीटर में शायद थोड़ा सा एक होता है कि आप एक एज होती है नेचुरल स्प्रिंटिंग की, आप वो फास्ट ट्विच फास्ट मसल्स ट्विच चाहिए फाइबर होता है, आप बिल्ड भी कर सकते हो, बट एक थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, क्योंकि जेनेटिकली भी होता है बहुत। जेनेटिक्स, हाँ जेनेटिक्स का भी होता है, बट ये था कि शायद मैं पहले लॉन्ग काफ़ी करता था 6-7 क्लास में, तो जब लॉन्ग रन करने चला जाता था ऐसे ही, तो फिर उसके बाद सेट हुआ मिडल डिस्टेंस, तो मैं 800 मीटर करता था अच्छा। प्रॉपर। तो 800 मीटर के बाद वहाँ मैंने ट्रेन किया गुड़गांव में स्टेडियम में। उसके बाद फिर मैं चेंज करके त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली में वहाँ अप डाउन करता था रेगुलरली। क्या हेक्टिक शेड्यूल था, खतरनाक। दिल्ली से त्यागराज जाता था, नहीं, गुड़गांव से त्यागराज जाता था। गुड़गांव से त्यागराज, हाँ वो तो काफी दूर है। तो और क्या कहते हैं, ऐसे होता था स्कूल से 2 बजे आता था, सुबह ट्रेन करता था यहीं पे, 2 बजे आते मेरे फ्रेंड्स थे, बिल्कुल MS धोनी वाला सीन हो गया था, मूवी वाला। वो 2 बजे मुझे स्कूल से ही मैं फटाफट खाना वाना खाता था, वो स्कूटी से मुझे मेट्रो छोड़ते थे, या फिर उस टाइम हमारे घर के वहाँ से लोकल ट्रेन चलती है, तो मैं पीछे ट्रेन में बैठ के जाता था ऐसे बेसब्रिया गाना सुनता हुआ, सोता हुआ जाता था, ये तो मैं बता रहा हूँ वैसे। तो जाते थे वहाँ पे, ट्रेन करते थे, उसके बाद उस टाइम एनर्जी पता नहीं कितनी थी, इतना थका हुआ जाता था, वहाँ भी वर्कआउट करता था, रात को आता था 8 बजे। मुझे लगता है कि जब खेलने की बात आती है ना, स्पेशली द गेम दैट यू लाइक, तो बचपन में थकान फील ही नहीं होती। बिल्कुल। लाइक मैं क्रिकेट खेलने जाता था, आई प्लेड क्रिकेट फॉर लॉन्ग टाइम एज अ किड। मतलब कुछ भी हो रहा हो, इवन इफ आई हैव फीवर समटाइम्स, इवन इफ आई वाज सिक, खेलने पहुंच जाता था, एंड इट वुड फील लाइक नॉर्मल। 8 घंटे खेलते थे सुबह। उसके बाद जब घर आओ तब बॉडी क्रैश हो जाती थी, बट दैट टाइम व्हाइल प्लेइंग यू आर हैविंग लाइक द मोस्ट फन। सही बात है। अब ये भी हो जाता है, शायद थोड़ा नॉलेज आ जाती है ना, तो टेक्निकल हो जाते हैं हम लोग ज़्यादा, कि नहीं यार अडेप्टेशन ये वो। उस टाइम तो स्कूल में भी खेलना है, और उस टाइम यंग भी होते तो नेक्स्ट लेवल young एनर्जी हूँ होती है। थोड़ा सा नॉट यंग ना। 18, आज 18 का हुआ हूँ। सही बता दो। 25 का हो गया यार, दुख है बहुत ज़्यादा। 25 इज वेयर यू फील लाइक शिट यार। नहीं, मैं तो 21 के बाद अर्ली 20s खत्म हो गया, मेरे को ये फील हुआ था। 2 साल बाद शादी हो जाएगी, अर्ली 20s 3 साल बाद शादी में आना। बस ये बताना चाह रहा है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है। यस, पकड़ ली सही। बात। he's taken guys, don't message him. हाँ प्लीज। I know that इसका टी-शर्ट ये बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। टैटू भी है, इन सर की पसंद है ये। अच्छी पसंद है ना। और भाई आज तो गिफ्ट की भरमार हो गई भाई, मुझे तो पता ही नहीं था इतने लोग मुझे प्यार करते हैं। ब्रो मेरे को इतने गिफ्ट्स नहीं मिले जितने इसको मिल रहे हैं, और ये मेरे से कितने बाद आया। मैं सीनियर कोच हूँ, ये एसएनसी कोच है, हु केयर्स ब्रो भी तो आए थे, क्या कहते हैं, क्या प्रोटीन पैनकेक्स बना के लाया यार। सर कह रहे भाई ये क्या चल रहा है। मैं मेरे jiu-jitsu students who started doing SNC with him are giving him protein pancakes. और 5-5, 6-6 फिर मैंने ऑफर कर दिया, मैं कहा चलो आप लोग भी खा लो यार। lost faith in our students. हमें तो विश भी नहीं किया यार गुरु पूर्णिमा में, बस एक बंदे वो रजत लाके बहुत यार इतनी अच्छी फ्रूट बास्केट दिया, अभी भी रखी है फ्रिज में, मैंने देखी। फ्रूट निकाल लूंगा यार, उसमें से मैक्सिमम ऐसे फ्रूट है जो मैं खाता रही हूँ। सो तो एक्सोटिक ही तो मिलता है उसमें, अगर केला और वो सब डाल देते ना, तरबूज एक बड़ा सा बीच में, केले तो गलत हो जाता है। अंगूर। Alright guys, so we'll take a short little break over here and then we'll come back in the next segment. Boom. Boom. Not ready for that. डरा दिया यार। Alright guys, welcome to the second section of
our podcast. So we were talking to Nehansh. He was telling us about his journey in the field of track and field. And track and field से अब आगे बढ़ते हुए, how did you make the transition to MMA again? तो ट्रैक एंड फील्ड में लोग काफ़ी टाइम करते हुए गया था। मेरे को एक्चुअली इंजरीज का सर बड़ा वो हो गया था। अच्छा। मतलब मेरे को सबसे पहले इंजरी जो हुई थी वही थी एडेक्टर टीयर। मेरा एडेक्टर टीयर हुआ था, पहला कंपटीशन था, 4 साल बाद जीता था कहीं पे, तो आई वाज वेरी हैप्पी। सो उस टाइम क्या हुआ कि एक स्टेट जीता था उस टाइम। तो हरियाणा स्टेट एक्चुअली बहुत टफ होता है वैसे भी, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सब एथलीट्स सारे वहाँ से जाते हैं। तो वहाँ मेरा मेडल आया, तो बॉडी रिकवर्ड थी नहीं 3 दिन बाद। तो एक इवेंट थी लोकल, उसमें पैसे मिल रहे थे। पापा ने बोला देख सीरियस हो जा ये सब। फिर ऐसे जैसे मैंने पापा की सारी बात सुनी, मैं उस रेस में चला गया। मैं वहाँ गया, बॉडी रिकवर, वहाँ मेरा सिल्वर आया। तो वहाँ मैं रिकवर्ड था नहीं, और आया तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ब्लू टाइप हो गया। तो So क्या मतलब फास्ट दौड़ने से होता है एडिक्टर टीयर, कैसे होता है? एक्चुअली रनिंग में एंड में ना बॉडी बहुत फटी हो जाती है, तो पैर कहीं आपका साइड टेढ़ा स्टेप होता है कैसे भी, उस वजह से वो पूरा ये मैंने सुना है इन द मैराथन्स, बहुत ही लॉन्ग जो मैराथन्स होते हैं ना, हाँ जी, उसमें दे कॉल दिस टर्म कॉल्ड हिटिंग द वॉल, जिसमें कि योर लेग्स गेट सो टायर्ड एंड सोर, दे बिकम जेली लेग्स। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें तुम देखोगे नियर द मैराथन सम ऑफ द फाइटर्स दे आर रनिंग, दे आर डूइंग, सम ऑफ द रनर्स, माय बैड, आजकल मुंह से वही निकलता। सो सम ऑफ द एथलीट्स हु आर रनिंग नियर द वेरी एंड, their whole upper body is running, लेकिन उनका leg jelly हो गया, and then they just fall. They try to pull themselves, crawl to the finish line, लेकिन फिर भी नहीं होता। वीडियो है, आप शायद ब्राउनली एक ब्रदर है 2, अच्छा, उनकी वीडियो है, तो वो बिल्कुल एंड में शायद, मतलब आई एम नॉट, मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि पूरा की बिल्कुल सही है, ब्राउनली 2 भाई हैं, तो वो गिर गया था, तो उसका पीछे से भाई जब आता है तो उसको कंधे पे लेके जाता है, बिल्कुल ऐसे करके उसको लेके। काफी अच्छी वीडियो है, काफी अच्छी वीडियो है। रनिंग के ये आइकॉनिक मोमेंट्स होते हैं जब कोई गिर गया है उसको उठा के लेके जा रहे हो। हाँ वो गाना चल रहा है फादर सन। और फिर अरे वो तो एक ही वीडियो फादर सन वाली, भाई वो तो भाई था। और फिर बारिश भी हो जाती है। फिर मूवमेंट बन जाता है फिर तो किस कर लेते हैं। Now anything is possible in today's modern sports era, where even trans athletes, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्न वर्ल्ड वाला क्वेश्चन है। सो आजकल ये लोग ट्रांस एथलीट को भी, ट्रांस पीपल को भी अलाउ कर रहे हैं इन रेगुलर वुमेन्स डिवीजन, वुमेन्स कैटेगरी। सो तेरे को क्या लगता है, व्हाट इज द करेक्ट, क्योंकि बहुत लोग इसको अपोज करते हैं कह के कि दे शुड नॉट, क्योंकि उनका स्ट्रेंथ फिर इट्स लाइक मेन वर्सेस वुमेन भी बहुत करवा दिया। एक था ही अभी एक 800 मीटर जो इवेंट थी, उसमें कास्टर सेमेनिया थी एक, साउथ अफ्रीकन, सो उसको बैन कर दिया था, उसकी टी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई थे, एंड और भी कुछ टेस्टिंग हुई थी, तो उस पर क्रिटिसाइज भी हुआ था, बट पर्सनली मुझे लगा कि ठीक है, क्योंकि बाकी जो वर्ल्ड क्लास एथलीट से आप 4-4 सेकंड के डिफरेंस से नहीं जीत सकते, क्योंकि उस टाइम पे मार्जिन पे चलती हैं चीज़ें, एंड आपको क्लियर फिजिकल फर्क दिखेगा उनमें दोनों में आपस में, क्लियर डिफरेंस। इतने बड़े बाइसेप, शोल्डर्स, और बाकी जो एक तो 800 मीटर वाले सब पतले से होते हैं, पतले हो जाते हैं काफ़ी। एग्जैक्टली। तो शी वॉज सो जैक्ड, तो ऐसा कुछ कर दिया था उन लोगों ने उसको बाद में कि शी कैन पार्टिसिपेट इन इवेंट्स 3000 से ऊपर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा इफेक्ट स्प्रिंटिंग वाली उन सब चीज़ों में, पावर इवेंट्स, इन सब में पड़ेगा। लॉन्ग के अंदर शायद अलाउ कर दिया था, फिर आई थिंक उसने गेम छोड़ दिया था। वो आराम से आती थी, और मतलब एंड के अंदर, रेस के अंदर सब जेली लेग्स हो रहे हैं सबके, एंड वो आती थी। लेकिन वो तो फिर भी एटलीस्ट वुमन ही थी, शी वाज नॉट लाइक अ ट्रांस वुमन, राइट? नहीं, ट्रांस वुमन आई डोंट थिंक वो थी। लेकिन ट्रांस एथलीट्स का ये है कि इवन दे, मेरे हिसाब से आई थिंक दे शुड क्रिएट अ न्यू कैटेगरी फॉर देम इफ यू वांट टू हैव दैट, क्योंकि अगेन फिजिकल एट्रीब्यूट्स अगर डिफरेंट होगा सो डेफिनेटली दे हैव अ अनफेयर एडवांटेज। काफी फर्क पड़ जाता है, और स्पेशली बहुत बार जब लोग मैन से ट्रांजिशन होके वुमन आजकल बन रहे हैं, जो कि अगेन अलग तरह का चीज़ है, वियर्ड। तो वो काफी अलग ही। So now you can go and just compete. Imagine if you are a man, you have your sex change, you go to a women's division in Strangle, and then you beat up all the women. गलत हो जाएगा, हराई गोशी वगैरह इधर उधर से। नहीं, just basic power difference ही बहुत ही अलग है ना, especially in the fields that require that kind of endurance, strength. मेरे को अलाउ तो नहीं होना चाहिए, अनफेयर हो जाता है, क्योंकि इस लेवल पे लोग काफ़ी साल तैयारी करके आ रहे हैं, और उसको सिर्फ एक
नेचुरल या फिर कैसी भी एडवांटेज है उस पर वो हरा रहा है तो साउथ पार्क देखा? उसका एक पूरा एपिसोड था इसी चीज पे, जिसमें कि एक ऐसे साउथ पार्क। साउथ पार्क, हाँ वो कार्टून शो है, अच्छा ओके, मैंने बहुत ही लेजेंडरी, बट इट्स सुपर फनी। तूने भी देखा? हाँ बहुत ही ऑफेंसिव है। हाँ देखूंगा। सारे पॉलिटिकल टॉपिक्स पे उसका एक मतलब कमेंट्री होता है, बहुत ही हिलारियस टेक्स। सही है। साउथ पार्क। सो इसमें एक ट्रांस एथलीट आता है वो जस्ट किल्स वुमेन इन ऑल द स्पोर्ट्स। ऐसे स्कूल का कुछ होते रहता है फंक्शन, वो आता है एंड ही जस्ट डिस्ट्रॉयज ऑल द वुमेन कंपेटिटर्स। सारे लड़कियां रो रही होती है कि हाउ आर वी गेटिंग बीटन अप बाय दिस गाय एंड एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग हिम, क्योंकि उधर का कल्चर इज नाउ मूव फॉरवर्ड और एक्सेप्टिंग ऑफ दिस। तो लोग कहते हैं या यू गो ट्रांस वुमन। एंड जो एक्चुअल में वो मैंने शिट ब्रो। ये वैसा केस तो नहीं लगा सुन के कि एक हैवी वेट को लाइट वेट के साथ डाल दिया? वैसा ही है, इट्स अनफेयर बिकॉज स्ट्रेंथ एडवांटेज और वेट तो चलो होता ही नहीं है ना। ट्रैक जैसे सिर्फ एमएमए के अंदर वेट क्लास है, बाकी गेम में वेट क्लास नहीं होता। मतलब एमएमए कॉम्बैट स्पोर्ट्स कह ले। स्पोर्ट्स के अलावा बाकी वेट क्लास नहीं होते तो, बट फर्क बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, काफ़ी फर्क हो जाता है। Jiu-Jitsu में भी आई थिंक absolute division में at one point of time people used to win even who were smaller and who had like better skills. आजकल भी जीतते हैं but it's very rare now. जैसे जैसे athletes का स्किल हाई हो रहा है ना, जनरली हैवी वेट्स वाले लोग इसलिए हारते थे क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्किल पे वर्क नहीं करते थे, स्ट्रेंथ बेस पे, क्योंकि जिम में उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ज़्यादा स्ट्रेंथ से ही काम चल जाता था, या उनके वेट से ही बहुत सारी चीज़ें नहीं काम करती हैं। जस्ट लुकिंग एट माई सेल्फ राइट नाउ। हाँ यार शार्क टैंक था आज। अच्छा आज नेहांस का शार्क टैंक भी था 25। सो हम लोग ये ट्रेडिशन करते हैं कि वॉट एवर एज दैट यू आर टर्निंग यू विल डू दैट मच ऑफ शार्क टैंक। सो मेरा जब हुआ था 13 अप्रैल, सेंड मी गिफ्ट्स, 27 मिनट्स का मैंने किया था शार्क टैंक, ठीक है। सो इस बार साफ टर्न हो रहे थे 25 के, तो इनका 25 का करवाया। और मैं कल फुल ऑन मतलब एक्साइटमेंट में मैं कहा सर एक काम करते हैं 2 टाइम शार्क टैंक करते हैं क्योंकि आई वांट टू टेस्ट माय कार्डियो। नहीं, और कल हमने ये भी किया था, रनिंग किया था। हम लोग ने रनिंग किया। रनिंग के बाद अब मैंने बोला सर को, सॉरी इंटरप्ट करा, कि इसके बाद तो जर्चर स्क्वाट्स भी करूंगा। सर कह रहे भाई बैठ जाइए सर, बड़ा एथलीट। ऐसे मन में मैं सोच रहा कि ऊपर जाऊंगा बहुत ज़्यादा, फिर आज ऊपर ही चला गया। जैसे 18 मिनट के बाद ऐसे हो रहा था, और फिर 20 मिनट के बाद सर आ रहे हैं। मैंने इसको पहले से ही बोल के रखा था लास्ट के 5 मिनट मैं आऊंगा, सो प्ले अकॉर्डिंगली। ये गया पहले सेकंड राउंड में ही ब्लू ऑल हिज लोड। अच्छा मतलब मेरे को जाना भी था वैसे, मतलब मेरे को ट्राई करना था कि कार्डियो टेस्ट करना था, बट ओवरऑल हाथ फटीग हुए थे, बाकी ब्रीदिंग तो आउट नहीं हुई थी क्योंकि कार्डियो ओकेश है। इसका कार्डियो बहुत ही खतरनाक है। सो कल जब हम रनिंग पे गए तो 4, वो कितना बड़ा फील्ड है, 1 माइल का है। क्या नाम है इसका? महाराणा प्रताप पार्क, सॉरी महाराणा प्रताप पार्क। इट्स लाइक ह्यूज, जैसे वो नहीं है न्यूयॉर्क में कोई बहुत ही फेमस सेंट्रल पार्क, हाँ। सो वैसे ही ये रनिंग ट्रैक बना हुआ है पूरा अराउंड, इट जस्ट गोज वाइड एंड वाइड। 1 मतलब 1 माइल का है, 5093 ऐसे है। हाँ तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ग्रीन है पूरा अच्छा सा। सुबह आप जाओगे तो काफ़ी लॉन्ग रनर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। सो आई क्विट इन लाइक 1.5 या 1.6 राउंड्स ऑफ इट, और उसके बाद फिर ही जस्ट केप्ट गोइंग। 4 राउंड मार दिए भाई ने। फिर नहीं, वो एक्चुअली पहले 4 तो पहले हम लोग जाते थे तो 8-8 10-10 राउंड आराम से उसके। नेक्स्ट लेवल कितना हुआ? 8-10 राउंड कितने किलोमीटर हुआ? कितने हो गए इनटू 8-10 माइल। 8-10 माइल कितना? 8-10 राउंड कितने किलोमीटर हुआ? वही तो बता रहा हूँ, 10 माइल इंटू 1.5 होता है ना। हाँ 1.6 1.6 16 किलोमीटर। काफ़ी सबकी मैथ्स की बात हो रही थी ना, अब सबकी खराब निकली। कितना किलोमीटर हुआ? 16 ही होंगे यार। था। और 1.6 इंटू 10। हाँ 15-16 से जाते थे। इतना भी गंदा मैथ्स नहीं है मेरा, कम ऑन। हाँ बट काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। सो ये लोग नेक्स्ट लेवल बीस्ट मोड। कल वो अंकल नहीं मिले थे, तभी तो जानते हैं वो बेटा बहुत अच्छे। कल एक अंकल वहीं से ऐसे गुजर रहे थे व्हेन वी वर लीविंग। सो देन ही सॉ मी, ही सॉ हिम, ही वाज लाइक अच्छा एक नए फ्रेंड को बना लिया जो साथ में आ रहा है, गुड गुड। तो कह रहे कि बेटा ये तो बहुत पहले से मेहनत कर रहा है, औरों को भी लाओ, बहुत ये सबसे अच्छी चीज़ है। फिर कहते हैं कि देखने में भी लग रहे हो पहलवान। ये तो लगता ही है, तुम भी लग रहे हो। मैंने कहा थैंक यू अंकल। मैंने उस टाइम बोला भी नहीं इज माय कोच, मैं कहा मेरी हो रही है।
पता था कि ये कोच है, तो फिर क्योंकि 1-1.5 राउंड में रुक गए थे, उनके लिए लगा कि तो अभी उसको beginner पता भी है। नहीं होगा ना, उसने जब भी मेरे को देखा मैं दौड़ते हुए आ रहा था। तो सही था। नहीं, वहाँ पे काफ़ी, आप सुबह जाओगे तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। हम लोग काफ़ी ट्रेन करते थे वहाँ पे पहले। पूरे दिन ही उधर रहते थे। एक्चुअली एथलेटिक्स में एक ये मेरे को जो ड्रॉबैक लगता था कि आप लोग पूरा दिन ट्रेन कर ही नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि स्किल्स नहीं है। अच्छा। मतलब जो मेरे को लगता है, क्योंकि आप हार्ड वर्क होता है बिल्कुल, हार्ड ट्रेनिंग सेशंस होते हैं 2 घंटा सुबह, 1 घंटा लिफ्टिंग वगैरह, 1.5 घंटा इस तरह का, और फिर इजी रन होता है। तो सुबह 2-2.5 घंटा, शाम को 2-2.5 घंटा। तो ये मेरा एक काफ़ी मतलब बड़ा रीज़न था, क्योंकि मैं शुरुआत से ही पसंद करता था कि पूरे पूरे दिन ट्रेन करना स्किल्स वगैरह के ऊपर। एंड फिर ये होता था कि मैं भी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो भी ट्रेन कर रहा हूँ, साथ में जो है वो भी इतने घंटे ट्रेन कर रहा है, रिजल्ट्स दोनों के डिफरेंट आएंगे। थोड़ा सा एज बोलूँगा, नेचुरल, मैं मानता नहीं था पहले नेचुरल एज होती है, बट फिर मुझे लगा कि यार 4 घंटे में उससे किसी से बेटर बनने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ ना मैं, कि उससे भाई ज्यादा क्या कर सकता? उससे ज़्यादा क्या कर, तो वो मैं कर नहीं सकता था। अब मुझे 10 किलोमीटर बोला हुआ है कोच ने, तो मैं सोचूंगा कि 20 कर दूंगा तो ओवर ट्रेनिंग चला जाएगा वो। एंड उसमें रिकवरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, राइट। क्योंकि सब नंबर बेस्ड है, तो बड़ी दिक्कत होती थी मुझे। तो एक स्टक हो गया था, इंजरीज होने लगी थी, नी की सर्जरी हो गई थी, तो बड़ा वो हो गया था। पर तो फिर उसके बाद So then you wanted to change your stream, you wanted to come to MMA, and how did you find Rebel MMA? अब स्टार्टिंग में ये भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आपको पता ही। बिल्कुल बताना। तो मैं स्विच करा, थोड़ा सा सोच रहा था मैं कि एमएमए मुझे पसंद था, तो मैंने सोचा कि मैं उससे उससे पहले ही रानीखेत में कैंप करके आया था, ट्रैक एंड फील्ड का। 5 महीने रानीखेत था मैं, ILT करके आया था। तो उत्तराखंड में है क्या? हाँ जी, रानीखेत अल्मोड़ा के पास। तो वहाँ KRC है, कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर, उन लोगों के साथ करता था। क्रेजी एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया था। और उस टाइम तो कार्डियो लेवल्स, मतलब VO2 मैक्स होता है एक, वो मतलब काफ़ी एलीट, 74, काफ़ी अच्छा था। मतलब सुबह RH4 37 सुबह हार्ट रेट मेरा। मेरा 47 होगा कि नहीं पता नहीं। सुबह RH4 नहीं, सुबह तो आपका तो 80 मिलेगा। VO2 max VO2 मैक्स 57 भी मुश्किल है। बस पता है, मैं इसलिए 37 कह रहा था, तूने 57 ज्यादा वी कैन डू अ टेस्ट ना VO2 मैक्स के लिए। नहीं करना मुझे, 12 मिनट यू हैव टू रन, जितना कर सकते नहीं हो। करना रहने दे। मुझे पता है, मैं देखा है VO2 max, सारे फाइटर्स मर रहे होते हैं जब वो टेस्ट देते हैं ना। हाँ, नहीं करना। तो वहाँ से मैं आया। उस टाइम मेरे फादर वाज लाइक वेरी एक्साइटेड कि अब तो इंडिया विंडिया पूरा नेशनल भी है वो। तो उसके बाद आया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा काम का। तो मैं SNC के लिए एक्चुअली ढूंढ रहा था कुछ, मतलब मैं SNC कराता हूँ, तो मेरी एजुकेशन वगैरह बाद में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में है। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करा डिफरेंट अकेडमीज़ की, SNC करते हैं, बट हर जगह हुए कि ये सब तो हमारे बच्चे तो वैसे ही कुछ अखाड़ों में चला गया, वहाँ फंस गया मैं। हमारे वो अपनी टोनसी में, जैसे कि हमारे बच्चे तो वैसे ही खूब तगड़े हैं, आपकी क्या ज़रूरत है। तो मैं कहता साइंस का काम आता है। एंड मैं प्रॉपर प्रोफेशनल बना हुआ कि आई एम फ्रॉम गुड़गांव एंड ऑल, प्रेजेंटेशन लेके घूम रहा था लेके घूम रहा था। स्टार्टिंग आपको नहीं पता, तो मैं प्रेजेंटेशन मैं प्रोफेशनल बना हुआ कि सर विल स्टार्ट अप दिस, ये टेस्ट करेंगे, ये वो टेस्ट करेंगे, साइंटिफिक पूरा की। और एक जगह कम ही सेंटर है इंडिया में, अब तो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। उस टाइम मैं सोचा कि मैं कब ब्रो गेम सीन चेंज कर देंगे पूरा, ये वो करके। उसके बाद मैं गया, सब ने ऐसा भगाया फिर कि नहीं SNC का कोई मतलब नहीं है, नहीं। फिर उसके बाद कुछ MMA अकेडमीज़ में भी गया, कुछ समझ ही नहीं आया किसी को क्या है, क्या होता है SNC का। तो फिर उसके बाद मैं ढूंढा, तो मैंने रेबेल देखा, आया। फिर मैं सबसे पहले आपसे ही बात हुई थी कि सर ऊपर कुर्सी पे बैठे हुए थे, मैं नीचे आया था, तो कहते कल अभी क्लास ले सकते हो। मैं कहा नहीं, कल ही आते हैं। उसके बाद मैं स्टार्टेड वीक में 2 बार 3 बार, क्योंकि मैं ट्रैक एंड फील्ड कर ही रहा था उस टाइम, तो 2-3 बार मैं करता था। फिर मैंने जगह बनाई थोड़ी सी, फिर मैंने कहा कि यार करना है। उसके बाद SNC की बात करता हूँ थोड़ा सा। मैंने 1 वीक के बाद ही मैंने थोड़ा सा जिक्र, मेरे को MMA भी करना था, तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरे को वाइब अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ समझदार सॉर्टेड लोग हैं थोड़े से। तब मैंने SNC की बात करी, राजीव सर से करी थी। देन ही टॉक टू यू कि SNC का कुछ ऐसे है। उसके बाद मैं फुल फोल्डर प्रेजेंटेशन वगैरह बना के तैयार करके आया। उसके बाद फिर इसने ऐसा पेपर पे प्रिंट वेंट करवा के लाया, सबका मार्क्स, रिपोर्ट कार्ड, टेस्ट वाला। रिपोर्ट वगैरह। बट फिर मुझे रियलाइज ये भी हुआ कि ये चीज़ें सिर्फ क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन को अगर ये सब कराएंगे ना, उनके लिए एक वो हो जाएगा कि यार क्या मतलब, एक चीज़ हो जाती है। स्पोर्ट्समैन के लिए ठीक है चीज़ें, टेस्टिंग वगैरह, Right. बट एक लेवल के बाद ही चीज़ें ठीक रहती हैं। हमने किया भी तो था वो बीप टेस्ट है सब। हाँ, अच्छा था सब, तो 2 दिन तो हाँ, काफ़ी लग गए थे भाई उसमें। काफ़ी सब सारे बीप टेस्ट में पता है क्या होता है? बताना। बीप टेस्ट में बेसिकली आपको पर बीप एक आपको पॉइंट होता है,
A to B पॉइंट जाना होता है, वो हर भी ड्यूरेशन कम होती जाएगी, तो आपकी बेसिकली पेस अप होती जाती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके। उसमें लेवल 1 के अंदर भी 6 होते हैं, लेवल 2 के अंदर, मतलब काफ़ी फुल ऑन खतरनाक टेस्ट होता है। सबसे अच्छा करा था, क्या पुश किया था आपने उस टाइम? मर गया था यार मैं, उसके बाद फिर मैं आधे घंटे सांस नहीं ले पाया था। देयर इज अ वीडियो ऑफ मी जस्ट हाइपरवेंटिलेटिंग फॉर, राजीव ने भी किया था हाँ, राजीव सर का भी, सब जिसने किया था सब। बट वो प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स हैं। अगर आप, इफ़ यू आर अ ट्रू प्रोफेशनल, नॉट ब्रो, नॉट एट ऑल। नहीं, कार्डियो हैज बीन माय वीक पॉइंट थ्रू आउट, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एस्थमा का भी केस रहता है ना, सो उसके वजह से माय लंग्स आर ऑलवेज क्लॉग्ड अप। सो जब भी मैं कभी इनिशियल वर्कआउट शुरू करता हूँ, जित्सु भी शुरू करता हूँ, सो आई गेट दैट काइंड ऑफ ब्रेथलेसनेस एवरी सिंगल टाइम। फिर उस सेकंड विंड जब आता है, देन आई कैन परफॉर्म बेटर। सो निकी रायन भी, जो अभी वन ऑफ द टॉप एथलीट्स है, उसके साथ भी होता है। एंड इवन इन द ADCC मैच दैट ही कम्पीटेड इन, उसके साथ एक पीजे बार्च के साथ उसका मैच था। पीजे बार्च नहीं था, इट वाज हेनातो कनूतो। ये सारे खतरनाक ब्राजीलियन फाइटर्स हैं। हेनातो कनूतो ब्राजीलियन है। ओके। और इसके बाद उसका फाइट हुआ, शुरुआत के 5 मिनट उसने रेसलिंग में खतरनाक पेस पुश की निकी ने, और उसके बाद फिर वो इमीडिएटली उसको वो हाइपरवेंटिलेशन होने लग गया बिकॉज ही गॉट गैस्ड आउट। एंड देन हेनातो कनूतो जस्ट पुट इट ऑन हिम एंड देन वन द मैच। आई थिंक फिनिश भी किया था शायद। ओह अच्छा। So again, Nicky Ryan is pound for pound much better than Renato Kanoto in terms of skill, like the level that we see him perform at in the gym. It's very good. But yeah, it's difficult, man. So, कार्डियो काफ़ी अभी हम वर्क कर रहे हैं, करेंगे फर्स्ट डे तक। but I think the way to perform with asthma or any of these things is कि you have to just keep building those small minor things that you have. हाँ, मतलब एस्थमा में बस कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड नहीं जाने की बजाय कि जब आपको ज़्यादा कुछ लग रहा है, यू कैन टेक अ ब्रेक, धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। Not in the middle of a match though. मैच में मतलब बिफोर बैच, मतलब प्री उससे सब कुछ चीज़ें हैं ये। So उसके बाद आया क्लासेस के लिए। So जित्सु पहले शुरू किया था, किक बॉक्सिंग शुरू किया था? दोनों एक ही दिन किया था। फिर मजा कैसे आना शुरू हुआ? मज़ा तो सर आता ही था, MMA का शौक था ही स्टार्टिंग से। हाँ। फाइट वगैरह देखता था पहले, फॉलो तो मैं कर रही था 4-5 साल से, मैं देखता ही था MMA वगैरह। जित्सु में मेरे को याद है कि जब तूने पहला 1-2 क्लास किया था, हाँ, तो आई थिंक एक बार मैंने तेरे साथ रोल किया था शुरुआत में ही, एंड यू वर प्रॉब्ली, मतलब बिगिनर था तो वैसा ही मूव करेगा, लेकिन यू हैड गुड कार्डियो। सो मुझे ये याद है कि rolling with everyone, you were not getting tired, and other people were breaking because of the cardio. Varun जैसे लोग, they were breaking because of cardio with you. तो इधर उधर jump वम भी मार रहा था। हाँ जी। Then I had to roll with you and give you a little bit of humble pie. Actually, bro, you are not the best in the room. तो फिर लोग चले जाते हैं ना कभी कभार, so you have to teach them कि हाँ। सबसे पहली मेरी क्लास थी संजय सर के साथ। हाँ। एंड ही सबमिटेड मी लाइक 14 टाइम्स। हाँ। एंड उसके बाद फिर कह रहे ब्रो अपने उसमें कि यू गॉट एन आर्म ट्रायंगल। मैं कहा देखा था जैसे UFC सीख के नहीं आते, कि आप UFC सिखाते हो, तो आर्म ट्रायंगल कुछ आया भी नहीं था। सर कह रहे ब्रो गुड, इट वाज गुड। मैं देख रहा हूँ उनको, मैं कहा 14 बार सबमिट करने के बाद आ जाऊँगा, मैं कहा मैं ज्वाइन कर लूँगा, मैं कहा मेरे को करना है। उसके बाद सर के साथ किया, फिर राजीव सर के साथ थोड़ा सा किया, तो फिर हम्बल हो गया। Then he knew he was in good company. हाँ, बट हाँ मेरे को एक चीज़ ये आप जो कह रहे हो ठीक, तो मैं जब स्टार्टिंग में नए बिगनर जब मतलब अब आते हैं बिगनर्स जो आते हैं नए, नॉट अ बिगनर, अब थोड़ा सा अब बिगनर अभी बिगनर ही हूँ, तो काफ़ी जल्दी गैस आउट हो रहे थे। मैं था कि फिर मेरे को लगा कि मैं कहा यार कहीं मैं बेस्ट तो नहीं am I born for this shit? एंड उस टाइम मैं अपने दोस्तों को आके बोल रहा हूँ, मैं कहा देख भाई ट्रैक एंड फील्ड तो मुश्किल है, इसमें सांस तो अपने को चढ़ती नहीं है, लड़ाई तो करनी है, हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं ये थोड़ी बताता कि 14 बार सबमिट होके भी आया हूँ। मैं कहता भाई जो नए नए हुए हैं, जिनको 2-2 महीने हो गए उनको तो मैं अभी भी हरा तेरे भाई के जीने में लड़ाई करना हरियाणा से है, तो थोड़ा शो ऑफ कर देते था दोस्तों के। दोस्त कह रहे नहीं भाई स्कूल में जैसे थोड़ी लड़ाई हो जाती थी ना, तो कहते थे नहीं भाई लड़ाई में तो क्या ही है, फाइट ही तो करनी है। मैं और कह रहा कि भाई तू तो थकता भी नहीं है, तो और मार, मूवी तो तोड़ना है, मुंह तो तोड़ना है, और तू कह रहा थकता नहीं और मार। हाँ वैसे 4-5 राउंड स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं पता लगता था कि रिलैक्स ही रहता था, बट फिर उसके बाद फिर पता लगा कि टेक्निक भी तो होती है, कुछ कुछ कूदता रहता था इधर से। उसके बाद तूने स्ट्रैंगल में फाइट किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? स्ट्रैंगल तो भाई मस्त, मजा आ गया स्ट्रैंगल के अंदर। तू इंजर्ड भी था ना जब फाइट किया? हाँ जी, मेरे को एक चेस्ट के अंदर नहीं लगा था। कैसे? शाउट आउट टू संजय सर। देख उसकी गलती नहीं थी, टेक डाउन तूने मारा था।
हाँ मैं बोल तो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ब्लेम गेम संजय ब्लेम नहीं करूंगा, मेरी गलती थी, इनसाइड ट्रिप के लिए जा रहा था एंड थोड़ा सा तेरी भी गलती नहीं, तेरे टेक डाउन अच्छा था। अब वो बस डिफेंसिव रिएक्शन आता है बहुत बार टेक डाउन के बाद, वो पीपल एक्चुअली जस्ट उस टाइम हम स्क्रिमेज करा था तो संजय सर ने बोला कि वो स्क्रिमेज की वजह से जल्दी उठने की वजह से ना तो नी फोल्ड करा, तो वो सीधा फुल बॉडी वेट नी के मतलब यहाँ पे लगा बिल्कुल, तो उसमें मेरे को दिक्कत हुई। बट स्टार्टिंग से ही अच्छी अच्छी इवेंट, अब स्ट्रैंगल में गया तो मैं देखा, मैं कहा यार ये तो फर्स्ट इवेंट के हिसाब से मेरी, मैं कहा यार ये तो बड़ा अच्छी रिस्पेक्ट फुल ऑन और अच्छा इवेंट करा हुआ है। तो पहले तो प्लान था कि नहीं खेल रहे इंजरी की वजह से। इंजरी की वजह से, फिर वहाँ जाके मेरे को लगा नहीं खेलूंगा। हाँ तूने मेरे से ही पूछा था, मैंने भी तेरे को ये एडवाइस दिया था कि खेल लो, नाम डाल दो, हाँ जी। पहले मैच में देखना, अगर मर गया तो फिर रहने देना, नहीं तो फिर कंटिन्यू करना। मतलब कि अगर ज्यादा चोट लग गई या ज्यादा दर्द हो रहा है तो रहने देना। सो फर्स्ट फाइट जो हुई उसके अंदर तो नहीं कुछ लगा था थोड़ा बहुत, बट उसके बाद फटाफट से मैच के बाद फटाफट फिजियो के पास जाके करवाया, रिलैक्स। अगली फाइट फिर थी कपिल के साथ। सो कपिल के साथ उसमें एक पॉइंट था, आप रेफ कर रहे थे ना, मैं रेफ उसने गट रंच किया था जबरदस्त फाइट था वो। और गट मैं रंच रेफ नहीं यार, मैं कॉर्नर कर रहा था तेरे को। कॉर्नर से दोनों को हटा दिया था। गिरीश था ना शायद। नहीं अच्छा कॉर्नर दोनों दोनों ही को थे, हटा राइट दिया था राइट उस टाइम, क्योंकि सेम उसका हो गया था। यू राइट। कपिल ने मुझे किया गट रंच और उस टाइम मेरा हो गया था, मेरी ऐसे एक वीडियो भी है, ऐसे वो नहीं हो जाता, जैसे याद है आपको खबीब वाली फाइट के अंदर मीम है एक, जब खबीब को था डिलियन डेनिस आया था ऐसे, तो यूं मुंह खुला हुआ ऐसे घबराया हुआ, वैसे मेरी शक्ल थी ऐसे मौत कि दिख जाना। मौत। तो उसने गट रेंच करके ऐसे उसने गेटर रोल टाइप किया और मैं ऐसे हो गया, मैं गया। फिर इसके बाद गट रेंच उसने तेरे को वहां से किया था, फ्रंट हेडलॉक से तूने शूट किया, और उसने वो जो रेसलर अखाड़े वाला टेक्निक नहीं होता, चेस्ट रैप करके उठा के पीछे। मेरे को था कि मैं पीक आउट करूं, बट मेरे को इतना पेन हुआ ना, मेरे हाथ वाथ सब ऐसे भूल गया मैं पीक आउट करना। Right. उसके बाद फिर तो थोड़ा सा चार्ज आ गया था थोड़ा सा। उसके पहले तूने शायद मोटोरोमा भी कंप्लीट किया था। हाँ क्या मस्त मजा आया। उस दिन स्टार बन गया था तू, है ना? स्टार लोकल स्टार उस रात था। स्टार मैंने इतने दोस्त बुला लिए वहाँ पे। मतलब सारे के सारी क्राउड ही हमारी थी। सो मोटोरोमा वाज अ इवेंट इन व्हिच वी हैड सम एग्जीबिशन एमेचर फाइट्स। साहिल competed there, Davik competed there, नेहांश competed। 3 ही लोग थे ना हम लोग। तीन टोटल 5 फाइट्स थी, 3 लोग थे। पहला फाइट तेरा था, दाविक का था? पहला किसी और का था, सेकंड फाइट में नहीं मतलब हम तीनों में से हमारे सबसे पहला मेरा। पहला तेरा था। हाँ जी, हाँ जी। So Nehansh goes in the cage, first time ever competing in any kind of combat sports, चिल बिल्कुल। और सीधा मैं घुस रहा था। एमेचर फाइट कितना 2-3 महीना 6 महीना ट्रेन किया था। नहीं 4 महीने 4 महीने ट्रेन किए थे। 4 महीने बस स्ट्राइकिंग करी थी। स्ट्राइकिंग में कुछ भी नहीं किया था। मतलब भाई 4 महीने बस घुस गया। ग्रैपलिंग थोड़ा बहुत। और फिर क्या हुआ, कैसा लग रहा था बताओ? मेरे को सर एक्चुअली बताऊं तो जैसे मेरे को पहले साहिल ने बोला था कि, या फिर और ने बोला था कि अंदर जाने के बाद डिफरेंट हो जाता है ये वो, बट क्या था कि ट्रैक एंड फील्ड की वजह से ना थोड़ा सा मेरे को होता है कि कंपटीशन, क्योंकि मेरे हिसाब से कंपटीशन में फियर उसका होता है कि लोग हैं बहुत सारे, गैस आउट हो जाएंगे, गैस आउट हो जाता है, और लाइटिंग उन चीज़ों से थोड़ा सा होता है। तो वो ट्रैक एंड फील्ड से हमारे नेशनल गेम्स थे, उसके अंदर मतलब लेन था पूरा, उसमें अनाउंस करते हैं नेहांश फ्रॉम हरियाणा रिप्रेजेंटिंग, शो वोटिंग होती है, लोग चिल्ला रहे हैं, तो मेरे को था कि ठीक है क्या दिक्कत है, उतना बड़ा देखा है तो ये मतलब थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस होती है, बट एक होता है ना कि जो फर्स्ट टाइम वाली होती है। मुझे फर्स्ट टाइम अपनी ट्रैक एंड फील्ड की याद है जब मेरे को हुई थी, मैं शेक कर रहा था जैसे। एंड हीट 1 थी, जैसे हीट्स में होता है क्वालिफायर्स, तो हीट 1 मेरा हीट 2 के अंदर था, मैं तो मैं पीछे करते करते हीट 8 में आ गया था। मैं कहता नहीं भागा जाएगा, नहीं जाऊँगा। सो इसके अंदर मेरे को ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मेरे को हो गया है, कि था थोड़ा सा, बट क्वाइट चिल था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी जब तुमको, स्पेशली इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स, आई फील द बिगेस्ट थिंग इज स्किल से भी ज़्यादा, इफ यू नो कि यू कैन आउटलास्ट योर ओपोनेंट, यू कैन बीट हिम इन योर फिजिकलिटी एंड यू कैन स्टिल कीप गोइंग, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल। तो मैंने देखा वहाँ पे कि फाइट में अंदर घुसा तो ओपोनेंट आया, एक ऐसा उसमें चीज़ हुई थी छोटी, शायद आप वीडियो में देखना बाद में। तो मतलब मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा शांत हम्बल ही पसंद है, मतलब ऐसे ट्रैश टॉक वगैरह कभी पसंद नहीं है, तो अच्छे से तो मैं ओपोनेंट को ग्रीट वगैरह कर रहा था अच्छे से। तो जब केज के अंदर घुसी ना, सर्कल करता हुआ ऐसे उसने फिस्ट बम्प दिया, वो एक्चुअली मैंने देखा नहीं था और मैंने फिस्ट बम्प नहीं करा, और सारे जो साथ के थे ना वो करे ऐसे, तो उनको लगा कि हाइप बिल्ड हो गया, और उसने यूँ देखा ऐसे वीडियो उसकी करते हुए। फिर मैंने बाद में देखा, भाई कर लेता यार, ऐसी कोई आदत ही नहीं थी। मेरे साथ उधर देख रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर अच्छी फाइट थी, गया स्टार्टिंग में इनसाइड लेग किक थी, उसके बाद
टेक डाउन। इनसाइड लेग किक तूने मारा? हाँ जी। अच्छा, उसका एक पंच आया तो एक बिल्कुल क्लोज से गया, मैं कहा भाई नहीं यार ये रहे दो, लेट्स बिकम रेसलर नाउ। तो रेसलिंग करते हैं। उसको टेक डाउन किया, उसके बाद टेक डाउन से वो उसने एक बार तो नीचे गया था, फिर वो ही मतलब टर्टल्ड अप एंड उसके बाद वापस आया। एक था उसके अंदर से सिंगल लेग के आ रहा था, तो वो मेरा उसका हेड दिख रहा था, मैं यहीं से मारना लग गया उसको मुंह पे। उसके बाद नीचे गिरा के हाफ गार्ड से पास करके माउंट से फिनिश किया। फिनिश किया। सही, अच्छा ठीक है, वो फिनिश था वो। फिनिश कैसा था? ठीक है, वो मतलब माउंट से ग्राउंड एंड पाउंड। ग्राउंड एंड पाउंड। बट हाँ, एमएमए की जर्नी मेरी अब तक तो मतलब मेरे को लगता है कि क्योंकि पहले दूसरे गेम में एटलीस्ट कोचिंग ली है, तो मुझे लगता है कि राइट प्लेस पे हूँ। और अब थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुझे एक बार था कि यार क्या स्विच ठीक किया है कि नहीं किया, ठीक जगह पे हूँ कि नहीं, क्योंकि होता है कि इट्स वेरी रेयर यू फाइंड अ गुड कोच स्टार्टिंग के अंदर, बहुत बहुत रेयर होता है। यू आर वेलकम नेहांश, डोंट वरी। हाँ मतलब ये तारीफ कर रहा हूँ, इसके पेमेंट बाद में ले लूँगा मैं। बट सच में मतलब मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा था कि यार अभी 24 का हो गया हूँ, फिर मैंने वही होता है ना, गूगल सर्च करता है कि लेट कैन यू बिकम कैन यू बिकम एमएमए फाइटर इन 24 इयर्स, फिर लिखा था डिड यू मीन एमएमए फाइटर इन 24 इयर्स। तो फिर मैंने स्टोरी पढ़ी वोल्कानोव्स्की की, तो मैंने सोचा कि मैं भी बन सकता हूँ। ही स्टार्टेड इन 24 एंड वो पहले रग्बी खेलता था, तो थोड़ा सा एक वो आया कि ठीक है राइट ट्रैक है। इंडिया का एलेक्स वोल्कानोव्स्की बन सकता है ब्रो। आई थिंक यू हैव गॉट अमेजिंग स्किल, और जो बेस है तेरा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. So once Nehansh is successful, we'll know that actually track and field is the best base for MMA. So that's the best. ओके बट बेस्ट बेस्ट तो नहीं है, स्टार्टिंग में मार खा, अभी भी खानी पड़ती है, आज ही सुबह खाई है। तो बट अच्छा मेरे को कार्डियो का तो काफ़ी बेनिफिट हो जाता उस टूर्नामेंट के बाद से अभी तक में तेरे गेम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, लाइक स्ट्राइकिंग में भी और ग्रैपलिंग में भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस. सो इट्स गुड व्हेन यू नो कि यू आर ग्रोइंग फ्रॉम योर लास्ट फाइट गोइंग इनटू योर नेक्स्ट फाइट. राइट। एंड इसमें मेरे को जो मेन चीज़ जो अच्छी लगी थी सर, वो ये थी कि मैं इसमें ना अपने बाकियों से बेटर, मतलब टीम है हमारी अच्छी, बट क्या है कि मेरे को किसी से बेटर बनने के लिए मैं यहाँ पे कोई मेरे से अगर 8 घंटे ट्रेन कर रहा है, तो मतलब मेरे को वो चीज़ पसंद है कि मैं 10 घंटे कर लूँगा बिल्कुल, और एक्स्ट्रा घर पे जाके भी पढ़ूंगा। बट ट्रैक एंड फील्ड में ये चीज़ नहीं होती थी मेरे साथ, तो मेरे को लगता था कि यार जो मेरी पॉजिटिव पॉइंट या फिर कुछ भी कहूँगा तो वो मेरा हो ही नहीं पाता, फिर क्या फ़ायदा। MMA में यू आर नॉट लिमिटेड बाय योर बॉडी, मतलब बहुत भी थके होते हो ना, फिर भी तुम कुछ ना कुछ ड्रिल मार सकते हो, राइट कुछ ना कुछ स्टडी कर सकते हो, कुछ तो कर ही सकते हो. और स्किल्स इतनी सारी हैं सीखने के लिए, टैक्टिक्स इतने सारे सीखने के लिए. आई थिंक रनिंग में वो नहीं है. रनिंग में एक ही स्किल है कि जस्ट हेड फॉरवर्ड, और वो जो पोस्चर बेसिक मतलब यू कैन लर्न दैट इन 6 महीने के अंदर आपकी करेक्ट फॉर्म हो जाती है। उसके बाद बस अपना मेंटल गेम बढ़ाते रहो, बट दैट मेंटल गेम इज अ ह्यूज वन. ये एक चीज़ मेरे को डाउट था कि एमएमए के अंदर मेंटली, बट मुझे नहीं लगता कि ट्रैक एंड फील्ड के अंदर जो ट्रैक एंड फील्ड के अंदर कंपटीशन इजी पार्ट है। ट्रैक एंड फील्ड में कंपटीशन, क्योंकि आपको अपने पैरामीटर्स पता है कि आप जैसे मैं 800 153 की भाग रहा हूँ, तो कंपटीशन में अगर सब कुछ खराब भी हो तो 154 150 54.5 चला जाऊंगा। एमएमए के अंदर इट्स मोर स्ट्रेटेजिक केज के अंदर और कैटास्ट्रॉफिक डैमेज, राइट, मतलब आउटकम्स बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं. ट्रैक एंड फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक रेस हार गए, राइट, ट्राई अगेन, एक मसल खिंच गया, ये एक सब ACL, एक चलो डैमेज हो गया मैक्सिमम से मैक्सिमम. तो ये सब चीज़ें. और ट्रैक एंड फील्ड की बट ट्रेनिंग जो थी, मतलब आप कंटिन्यूसली आपका अलग अलग चीज़ें होती है सीजन्स के अंदर, आपका हार्ट रेट शूट कर रहा है, तो ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा मेंटल पुश होता था ना, तो उससे मुझे बेनिफिट एमएमए के अंदर मिला. तो अभी जैसे मैं ट्रेन पूरे दिन ही करता हूँ, पूरे दिन जिम में ही रहता हूँ, तो उससे मुझे ये नहीं लगता कि यार पुश करना पड़ेगा, तो मुझे बड़ा चिल लगता है कि ठीक है, You can train multiple sessions and still not feel as tired, you know. राइट. तो उस चीज़ का मेरे को ये चीज़ें replicate हो सकती है जो if you are on steroids. So it's good. नो स्टेरॉइड्स देख के लग भी नहीं रहा होगा. खाने कम ही बोल देते हैं यार लोग कि भाई खाना वाना खाए. जैसे हम घर वर जाता हूँ गाँव में, तो बोलते हैं कर तो रहा है पर खाना और खाए, शरीर कमजोर है. लेकिन गांव में जाके एक चीज़ का तेरे को फायदा हुआ ना, इसका सोच, किस चीज़ का? स्किल्स. कॉलीफ्लावर ये ब्रो, हाँ ओ भाई ये तो बताना भूल गया. सबसे हरियाणा के बेस्ट अंदर चीज़. रिस्पेक्ट भाई, कॉलीफ्लावर. अब कान टूट गया, अब मर्द बना है तू, ऐसे बोलते हैं पूरा. ये हुई ना बात, अब नाम रोशन हुआ, कॉलीफ्लावर ईयर्स हुए. बस पे वो टिकट विकेट भी नहीं लेते, कहते पहलवान जी हैं. अभी मेरे को पुलिस ने पकड़ा कुछ टाइम पहले, तो बड़े अच्छे से मतलब रिस्पेक्टफुली
इससे पहले तो कभी उनने पकड़ा, जब बात करी नहीं, चालान वालान लिया सीधा, पहलवान जी कानून देख लिए होंगे, पहलवान जी हेलमेट पहन लो, चोट वोट लगी तो फिर आगे कौन खेलेगा। मैंने कहा जी ठीक है अंकल जी, मगर इतनी तो पापा ने भी नहीं पूछी मुझसे। तो बहुत अच्छे से मतलब उसने, पहलवान जी सुनो आप, गलत बात है ना ये, आप इतनी मेहनत करते हो, बाकी ही वॉज राइट, हेलमेट पहनना चाहिए, कभी कभार नहीं पहनता, मौसम अच्छा होता है जब। कभी नहीं पहनता ब्रो। अरे पहनता हूँ मैं। तो काफी मतलब उनने सिर्फ उसकी वजह से पहलवान जी कह के इसकी डरने। इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है, कैसे आ गई है क्या इसकी इम्पोर्टेंस पहलवान पहलवान जी, यार मतलब स्पोर्ट्स की इतनी इम्पोर्टेंस? क्योंकि पूरा स्टेट ही है ना, इसने बताया कि पूरा स्टेट ही इट्स हाँ। लाइक अ कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स। हरियाणा के अंदर रेसलिंग कबड्डी का काफी वो है, तो एक वहाँ पे वो होता है कि भाई जो अपने खेलता है बढ़िया रूट्स ही है। बेसिकली हाँ। मैं पसंद भी करता हूँ, जैसे थोड़ा सा अपने रूट से कनेक्टेड रहूँ, चीजें जो है। प्लस जब लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं तो वो और फालतू की ये सब नहीं करते, Right, बकवास। सो दे आर लाइक मोर इन्वॉल्व विद अ परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन अ फील्ड। राइट और वो ऐसे जाके गैंगस्टर नहीं बन रहे, ये वो विच ऑल पेरेंट्स डोंट वांट, सो लोगों को पसंद होता है। और तो काफी उनने हम्बली मेरे को रिस्पेक्ट करके भेजा, थैंक यू सर, ऐसे पैसे भी अच्छा नहीं लिए? फील हुआ। पैसे अरे नहीं, क्या बात है। कह रहा आप ध्यान से जाना। मैं कहा जी घर छोड़ दो। काफी मतलब अच्छा लगा मुझे काफी। पहले गाँव में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है उनको कि भाई गुड मर्द बन के आया। तो पहले भी था, पर कान नहीं टूटे हुए थे। तो गाना भी तो बन गया अभी, आपने सुना है गाना? कौन सा? हरियाणवी गाना ही है, उसमें उस गाने की लाइन है, कान टूटे बंदे मित्रा के गैल, ऐसे करके। तो उस पर रील्स बनती है काफी। सही, तू भी बना दे एक। नहीं रील कैमरा शाय हूँ मैं। फोटो डाल दी थी ग्रुप पे, इतनी ऐसे यू करके पोज दे के मेरे ग्रुप पे डाल दी थी जो। बढ़िया। लेट्स कितना टाइम बाकी है इस एपिसोड के लिए? तो 1 घंटा हो चुका है, हम नहीं अभी बिफोर वी मूव इनटू द थर्ड सेगमेंट कितना टाइम है? 20 मिनट 20 मिनट है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट अभी जो हमने पास्ट MFN 12 देखा, हाँ क्योंकि वी बोथ वर वाचिंग इट टुगेदर, हम लोग चैट भी कर रहे थे। इट वाज अ फैंटास्टिक शो ओवरऑल। फ्यू फाइट्स वर अ लिटिल बिट बट सम फाइट्स वर लाइक रियली गुड। मैं जब देख रहा था मुझे वो हाइप फील हो रहा था। हाँ काफी कुछ। एक तो आई लाइक दैट अवीजो और राहुल थापा वाला अभी जो राहुल का बहुत ही टेक्निकल फाइट था, क्योंकि उसमें बहुत चीजें जो हम दोनों वर्क करते हैं, स्क्रिमेज ये सब, उन सब एंड पे। हमने 3 दिन पहले स्टैंडिंग स्विच वगैरह हम लोग कर रहे थे। या आई वाज डिस्कसिंग ना कि वहां से हाथ राइट इंसर्ट आप नहीं मेरे को कर बता दैट। रहे थे। एक वो वुमेन्स का जो था मैच, जोजो एंड जो ओपोनेंट जोजो राजा कुमारी वर्सेस सोनम। सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम बिगिनिंग। सो शुरुआत से फर्स्ट फाइट कौन सा था? लाइट वेट में गुरतेज सिंह वर्सेस एडुकोंडल ये तो ठीक है, ये फाइट मैंने मिस किया, लेकिन आई थिंक यू इट सॉ वाज दिस। अ मतलब फनी फाइट। एडी कोंडल ब्रो, रिस्पेक्ट वैसे कुछ वो नहीं, बट ही वाज, एक पॉइंट था थर्ड राउंड के अंदर, सो रैंडमली एक स्पिनिंग बैक किक 720 पता नहीं जो भी होता है, जो उसने थ्रो किया रैंडम ऐसी दूर से, और वो कनेक्ट नहीं हुआ। एंड उसके बाद मैच के बीच में ही वाज गिविंग दिस रिएक्शन, शिट यार। कि काश उसका फेस वही पैड की तरह जैसे वहीं पे होता तो नॉकआउट हो जाता। तो आई थिंक दिस गाय वाज अ प्योर स्ट्राइकर, दैट्स व्हाई इसका मतलब किकर गेम थोड़ा बेसिकली, सा आई थिंक अ टाइकोंडो प्लेयर, टाइक्वांडो बाकी या मुझे कोई पता नहीं। वुशु का शायद होगा। तो बट अच्छा फाइट था, बट मेरे को तो फनी लगा काफी वो। वन डिमेंशनल, लाइक इफ यू आर अ फाइटर ब्रो, MMA में आजकल बहुत ही मुश्किल है सर्वाइव करना। सो यू हैव टू लर्न ग्रैपलिंग एज वेल अ लिटिल बिट, या थोड़ा सा रेसलिंग, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट फिर दुष्यंत सिंह वर्सेस एंथनी। दिस वाज गुड। दुष्यंत वर्सेस एंथनी, ये मेरे को टेक्निकली उतना अच्छा फाइट नहीं लगा। दुष्यंत हैड सम गुड टेक डाउन्स, अच्छा टेक डाउन टाइम कर रहा था, और वो पहलवान है भी। आई थिंक दे वर टेलिंग कि ही इज रेसलिंग बैकग्राउंड। सोमा की तरफ से फाइट कर रहा था दुष्यंत, और एंथनी CM इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, असम में शायद वो ट्रेन करता है। और आई सॉ, आई न्यू कि CM इज अ स्ट्राइकर प्राइमरीली, और दुष्यंत सिंह इज अ रेसलर। सो वही होगा जो रेसलर वर्सेस स्ट्राइकर फाइट में होता है। रेसलर विल गो फॉर हिज रेसलिंग एंड स्ट्राइकर विल ट्राई टू स्ट्राइक। बट मेरे को जैसे दुष्यंत की जो लास्ट फाइट थी, बट वो खैर शायद अवीजो के साथ थी, जो इससे पिछली फाइट हुई थी इसकी दुबई में जो था, राइट, उसके और इस बार के गेम में थोड़ा बेटर लगा वो काफी। थोड़ा बेटर था इन द सेंस कि ही वाज सेटिंग अप हिज टेकडाउन्स प्रॉपर्ली। right, पिछली बार वो टेकडाउन्स कूद रहा रैंडम था, शूट कर रहा random था, shoot कर रहा इस बार उसने सेटअप अच्छा किया। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये टेक्निकली उतनी अच्छी फाइट नहीं थी, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एंथनी CM। राइट
if you are a striker going into a fight with a wrestler, you have to be very wary of throwing high kicks, head kicks especially. He was trying to throw head kicks, body kicks, which is like giving Like a he free can gift to your catch and opponent. go take him down. Exactly. उनको बस catch करना है, they want to rush you and you'll get taken down so easy. So if you're a striker going against a wrestler in a fight, do not try to throw kicks too much. Let him come, uppercut, knees. These are the things that you can try. Right. So वहाँ पे वो एक tactical error था उसके game में. He should not have gone for kicks and kicks गया. He got taken down. He was on the ground for the entire round. Second round में आके फिर से he's attempting a kick. Yeah. So that shows like immaturity in terms of your game plan. I think fight IQ भी like on the spot आपको भी चीजें फर्स्ट राउंड में जो गलती हुई आप to change कि वो ना करे. Right. ये तो मुश्किल होता है ऑन द फ्लाई चेंज करना एंड आई थिंक कि गाइस लाइक वोल्कानोव्स्की और ये सब हॉलोवे ये इतने हाई लेवल पे होते हैं कि दे कैन डू दैट. Right. बट इफ यू आर कमिंग इन अ मैच यू हैव टू हैव अ स्ट्रेटजी जस्ट इन जनरल टू अवॉइड कि अच्छा इतना सारा चेंज नहीं करना पड़े. दूसरा था द कंट्रोल बाय दुष्यंत. सो उसने बस वो एक केसा का टामे पकड़ के रखा था पूरे राउंड. Now, a technical problem with those kind of position is कि when your hands are used in pinning someone down and keeping that position, तो आप फिर वहाँ से damage नहीं कर सकते. So now you'll be just using your hands to hold the person. और legs तो वैसे भी सिर्फ base के लिए हैं. So now you are unable to hit that person or advance the position. Now Kesa Gatame also he did not advance. He was just squeezing his head and arm throughout. और रेफ को मेरे हिसाब से बहुत बार फाइट को स्टैंड अप करा देना चाहिए था लेकिन उसने कराया नहीं बिकॉज देन इट वुड हैव बीन अ इवन बैटल अगेन ऑन द कमेंट्री में दे वर सेइंग बुलडॉग चोक का कुछ. ब्रो कमेंट्री वाज सो हॉरेंडस. आई थिंक वन गाय वाज रियली गुड जो थोड़ा सा फॉरेन एक्सेंट के साथ था. ही वाज यूजिंग सम प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स वो बता रहा था. ही वाज टेलिंग कि अच्छा अब ये सेटअप करना चाहिए. वो बाकी जो दो लोग थे दे वर लाइक देयर वाज वन गाय हु वाज लाइक आई cannot contain myself. Every time a fighter would walk in, he was repeating this line. एक वो भी बोला था मतलब तब मेरे को लगा कि जो शायद थोड़ा इंग्लिश में बोल रहा था शायद उसने रन द पाइप वगैरह का भी बोला था. सिंगल लाइक यू शुड गो फॉर रन द पाइप. ये वो तो मुझे लगी हाँ चलो. वो जब लोग जो करते हैं ना मार्शल आर्ट्स या ट्रेन करते हैं हमें जब वो करते हैं कमेंटेट तो ऐसा ही फील होता है. इसके पहले एक माइक गोल्डबर्ग हुआ करता था यूएफसी में जो रोगन के साथ जो कमेंट्री करता था. वो खुद ही ट्रेन नहीं करता उतना और वो बस कलर कमेंट्री करता था. और जो रोगन इसलिए इतना पॉपुलर है बिकॉज ही नोज द आर्ट हिमसेल्फ. ही ट्रेन्स इन जिजित्सु, ही ट्रेन्स इन ही इज अ ब्लैक बेल्ट इन स्ट्राइकिंग सो ही कैन सी द मूव्स हैपनिंग एंड कैन एक्सप्लेन इट लाइक इट इज. If you don't do it, then you'll say like कि अच्छा उठा के पटक दिया sort of stuff. So that feels like really lame at this point. जॉन एनिक और ये सब तो काफी मतलब John Anik is himself he trains in jiu-jitsu. So लॉरा सेन को भी अभी Laura San को भी ट्रेन करती है. सारे लोग जो हैं माइक बिस्पिंग तो है ही. डोमिनिक क्रूज कोर्मियर Dominic Cruz या तो है ही. Cormier legend. उसमें मजा भी आता है मतलब यू कैन लर्न आल्सो फ्रॉम द कमेंट्री. Exactly. यू लर्न अ लॉट फ्रॉम द कमेंट्री. फाइटर्स को तो मजा आता ही है प्लस जो बाहर से भी लोग देख रहे होते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ अच्छा ये टेक्निकल चीज है मतलब सीखना चाहिए कुछ क्यूरियोसिटी आती है. देवर सिंह कैसा कहता है जैसे बुलडॉग चोक तो फिर कुछ भी बुलडॉग चोक बोला था कुछ था. बुलडॉग चोक बोल रहे थे which is not बुलडॉग चोक वो होता है जो बेन एस्करन को ने मारा था रॉबी लॉलर को choked him out with that. So next is Sonam Zomba versus Jojo Rajkumari. आई लाइक दैट फाइट काफी ज्यादा. सोनम बहुत ही स्किल्ड लगी उस फाइट काफी पूरे कार्ड में शायद सबसे ज्यादा स्किल्ड मेरे को वही लगी. So Sonam has a great striking background because she trains in this gym called Bidang. It's headed by our man, the most famous man from the northeast, the legend Babajit Chaudhary. लेकिन obviously उसका striking next level होगा. Everyone was expecting it. लेकिन what a surprise was that her grappling was also really good. She was trying to reverse the takedowns. She was controlling Jojo on the mat, side control ये सब सारी चीज़ों से. She was pinning her really well. So that looked like a very complete fighter. और pro debut में usually you are not very good at displaying all those skills क्योंकि nerves इतने होते हैं ये सब कुछ. And she really brought her A game that night. So that was a great fight to watch. And Sonam definitely has one of the brightest future in women's MMA. काफी अच्छा मैच था वो तो. और जोजो का मेरे को एक प्रॉब्लम लगा कि शी हैज़ नॉट इवॉल्व हर गेम. उसके पिछले फाइट्स में भी हमने देखा है
वो सेम जूडो स्टाइल थ्रोज के लिए जाती है which ends up giving up your back. So if you're not using a visor and all those things for your Uchimata and Harai Goshi, if you use a headlock, the chances are that you'll give up your back. Striking में she was just going for that overhand big shot, Overhand, very looping shots. yeah, तो बहुत ही telegraph shots था उसका. So I think she needs to work a lot. She's a good athlete, no doubt, but बहुत काम करना है उसको. What is the next one? Aminder Bisht versus Akash. Bro, I like this I one. like this fight, काफी अच्छा था. अमिंदर का कार्डियो यार, he was very calm अपने pro दोनों debut के दोनों हिसाब से. काफी अच्छे थे. I think Bist is the Angad Bist brother, Amrinder. Brother I don't think so, but they train the नहीं same. नहीं बोला उसने कि brother है. अच्छा वो nice. Probably they are not, but उसने बोला कि brother है. मतलब commentary में जो था. It's like हम लोग brother थे, वैसे भी हो सकता है. So वो था versus दूसरे होंगे आकाश. Akash, he's from Haryana also, I guess. हरियाणा No, या पंजाब, he was from पंजाब पंजाब. ठीक है. So इस फाइट का वैसे मैं आज एक ब्रेकडाउन भी डालने वाला हूँ. MFN breakdowns कर रहा हूँ आजकल मैं. So if you guys are watching at magicman.13, you are welcome. Shout out to अमिंदर. So उसमें सबसे आइकॉनिक मोमेंट था फाइट का, जो वो अमरिंदर ने उसको, आकाश ने उसको डबल लेग पकड़ा, उठा के एक अपने केज से केज- दूसरी दूसरे तरफ केज ले दौड़ता जाता है है. एंड देन ही जस्ट थ्रोज हिम डाउन. मेरे को लगा उस टाइम आकाश will gas out, but आकाश का कार्डियो was also good. दोनों का अच्छा था, लेकिन बाय द एंड आई थिंक ही gassed out. आकाश हाँ. Plus by the end अमरिंदर का striking became much more overwhelming for him. So वो भी काफी अच्छा मैच था. Both of these are good prospects. आकाश का भी grappling बहुत ही जबरदस्त था. I think if he just gets his striking more well rounded, it'll become really good. और अमरिंदर was looking really sharp with his boxing. So that was really good. And patient cardio सब कुछ अच्छा, काफी अच्छा था. Yes. So more better setups. These guys are going to become really good. Good Now fighters. we go to main card, which is Oh, Chungren चुंगरेन कोरन. with Chaitanya. चैतन्य गावली. चैतन्य नहीं प्रोनाउंस कर सकता तू, क्या बात कर रहा है? So Chungren, man, let me just say a few words. Why is our mic, this camera stand shaking? Earthquake. नहीं वो Earthquake alert. अच्छा, okay. Oh. I thought real earthquake, क्योंकि अभी हम वहाँ थे ना RDCD में. तो So हुआ. bro, it was shaking the whole वो जो alleyway type का नहीं है, क्रॉस करने के लिए फूड कोर्ट से इस तरफ. अच्छा. That was shaking and everyone felt it. It was not like unreal. बट वो पता नहीं, अभी चेक करेंगे, विल चेक कि earthquake था कि नहीं. ट्विटर पे जाके चेक करना होगा तुरंत आया था. So this fighter Chungren Koren, he's from Warriors Cove. Again, amazing fighter. One of the best takedowns and the post ground and pound that I've ever seen. Like he knows really how to chain the takedowns, take people down, and then inflict really really heavy damage with his very accurate ground and pound. काफी अच्छा मैच. So great job Chungren. Very stellar performance. Chaitanya को कोई मौका नहीं दिया. Like there was not a chance that he had in the match. बिल्कुल. Once Chaitanya went down on the ground and he started getting pounded, he was like, okay, it's up. I don't want to be here anymore. And he was very, काफी अच्छा खेला, मतलब काफी full on मतलब अच्छी टेक्निक सब कुछ. He was also very respectful outside the cage. So that's Post-match. sign of a very humble fighter as well. पोस्ट मैच काफी. So we expect, I would love for him to go to road to UFC and compete there, because he can be one of our Khabib style fighter who goes and mauls opponents. And I have heard he has really good striking as well. So great job, great prospect. Next is Sham Anand versus Mido Muhammad. And Ganu of India. Francis Ngannou of India, Shyam Anand. Bro, he was इतने हेवी पंच थे ना उसके. एक चीज मेरे को समझ नहीं आता, श्याम आनंद के सारे ओपोनेंट इतने छोटे क्यों लगते हैं उससे? वो बड़ा है. श्याम आनंद बड़ा है. कितना वेट कट करता है वो? अराउंड 14-15 आराम से कट करता होगा. ही इज लाइक दिस बिग इन 66. उसका पंच टच भी नहीं हुआ था पूरा, और वो बंदा दूर जाके गिरा था इतना. और जो पंच उसका कनेक्ट हुआ था, कह रहा तो क्लीन पंच था. He was like this बंदा नीचे से मुंह करके कि भाई हो गया. That person gave up. Gave up. उसको और नहीं चाहिए था punishment. So the match starts. वो बंदा clinch करता है 50-50 में. He tries to take Shyam Anand down by doing a sacrifice throw, which is not a great idea. Sacrifice throw जब भी MMA में करने की कोशिश करोगे, chances are slippery होता है, या move नहीं कर पाओगे. You'll just fall onto your own self and you'll be on the bottom. ये अभी Oliveira versus Darius Sholay मैच में भी हुआ था. Oliveira tried to do that side trip, और क्योंकि वो एक बैकवर्ड फॉलिंग टाइप का थ्रो बन गया, he just landed on the bottom of the close guard.
So same चीज इसमें हुआ. He fell down, but he immediately recovered. Shamanand comes up having an underhook, whips him to the cage. Cage से वो bounce करके इसकी तरफ आता है. Shamanand throws a left hook, check hook. चेक हुक, हाँ चेक हुक लगा था Bro, that was clean as fuck, and this guy just goes face down जैसे वो कोई Face plant हो गया बिल्कुल. गिरता नहीं है as a tree. and his hands were like this. They immediately shelled up, and Shamanand goes on top of him, throws one big shot, one big extra shot. And post fight speech Shamanand. Super necessary. Post fight speech भी Shamanand का और काफी. बहुत अच्छा speech दिया. He was like, Indian fighters, wake the fuck up. You should You train. are- Will मतलब Foreign सबको हरा fighters देंगे. को आराम से हरा सकते हैं, which was great. Awesome performance. Again, this guy comes from my region, Bihar, Jharkhand. So super proud of him. Continue to do what he's doing. And yeah, right now he looks unbeatable. उसका next match होने वाला है, hopefully, if it does this, संजीत बुधवार के साथ. And there's a great backstory behind it. So Shamanand ने जब debut किया था MFN में, he faced संजीत बुधवार, who was one of the most seasoned fighter at that time. So संजीत बुधवार ने उसको बॉक्सिंग में बुरी तरह मारा, TKO मार दिया, and now he is going to come back after racking up all these wins, beating Richard Mons, beating this Mido guy from Egypt, and now he is on a win streak. कितना 4-0, 5-0, 5-1. 5-1 है शायद. I think 5-1. है. So he has just completed, and in that fight you'll see he will look like a complete different Shamanand. He was lean, he was looking a little bit weak. He's now so big he now. has become like a Greek god kind of figure, Hulk. And he plays in 66 featherweight के अंदर. He's so big. इतनी मतलब काफी अच्छा. Yeah. How is he making that featherweight weight? Bro, I do tips. not understand, man. खतरनाक weight cut करता है. But whatever he and his coach Jitesh is doing, shout out to him. From the team ICSA from Bangalore. Good team, produces good MMA fighters. 2-3 लोग और हैं उनके जो कि काफी अच्छे हैं. So this was a great fight again. These fights were getting our emotions riled up. काफी अच्छा. Next is Rahul Thapa versus Avizo. सारे अच्छी फाइट थे यार. मेन कार्ड के साथ except the one which we'll talk about. So ये फाइट सबसे टेक्निकल फाइट थी मेरे हिसाब से. थापा everyone knew he is a great wrestler. सबको wrestling से he takes them down and finishes them with jiu-jitsu. Avizo everyone knew is a great striker, but what was amazing is that this time he brought some anti-wrestling to his equation. Okay. With your scrimmage. और I would like to believe when he said himself कि he learned a lot watching some of my scrimmage videos. और जब भी ऐसा होता I feel very proud not only of me but also of these guys because they are going out and doing the things that I'm trying to test out with my own self in the training. So he followed some of those scrimmage techniques और जब भी थापा ने इसको take down किया he was reversed the picking up. position, he hip heisted, he got out, won the underhook, defended rear body locks, things like काफी that. अच्छा था. First round में इसने थापा का back ले लिया था. हाँ, I thought that he'll finish him. And I thought कि it's going to be over because I've trained with Thapa. और थापा का back defense उतना अच्छा नहीं था like as compared to other parts of his game. Like whenever I used to get on his back, it was bad day. But Thapa in this one showed that he has developed his back defense also. और इसके बाद उसने escape किया उस position को. And then reversed the position, got on top. और फिर next two round also. Actually, Avizo was doing good standing up with him. Right. Striking में Avizo was like dominant थोड़ा. Striking me, he was dominating, he was catching Thapa. Thapa was also hitting him, but Avizo more. Last round, I think he made a tactical error, Avizo. He went for a shot of Shot ना himself. take down. Okay. उसमें वो close आ गया था and then उल्टा गिर गया था. हाँ, और इसी का breakdown मैंने किया है again on @magicman.13 Instagram. 4 बार अपना प्रमोट कर दिया. गलत है. Bro, अपने podcast पे करो तो shameless नहीं होता ना, दूसरे के पे करो तब shameless होता है. ये भी है. So निहान चंद्र स्कूलर्स. निहान चंद्र स्कूलर्स guys. थोड़े से followers please. अच्छा जब ये आया था ना हमारे अकेडमी इसके बाद अपना इंस्टाग्राम में ही देखा सर मैं ये सब नहीं करता यार इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मेरे राजीव से नहीं सर होता नहीं मेरे से अब भी नहीं होता. सो राजीव सर ने मेरे को बोला कि पूरे दिन लगा रहता है यार स्टोरीज में क्या बात कर रहा है सर स्टोरी तो डालनी पड़ती है मेरे को ना. भेजते रहता है ये वाला वो वाला अब तो सर आपके साथ देख के फाइट स्टडी करने लग गया ना थोड़ा थोड़ा. और फिर लगता है कि यार थोड़ा बहुत तो देख लेता हूँ. ऐसे था कि फ़ोन भी नहीं था पहले तो छोटा फ़ोन रखता था वो गर्लफ्रेंड की वजह से. बड़ा फ़ोन लेना बात करना डिसरिस्पेक्ट हो जाती है. वीडियो कॉल उसने बोला वीडियो कॉल में फ़ोन तो नहीं है यार. अगले दिन कैमरा ढूंढ रहा हूँ स्टार्टिंग की बात है तो नया फ़ोन मंगा लिया फिर बढ़िया.
गर्लफ्रेंड के लिए तो करना पड़ जाता है। What people do for love relationship. ये अलग पॉडकास्ट होगा। नहीं, लव लाइफ एंड अभी नेहांश के साथ और पॉडकास्ट करेंगे तो we'll explore other parts of his personality. भाई साहब वो तो काफी फनी हो जाएगा। गर्लफ्रेंड बोलेगी वो सबको दुनिया को बता दे भाई हमारी स्टोरी, सब कुछ बता दे। बहुत लोग रिलेट भी करेंगे, बहुत लोगों की स्टोरी भी होती है ऐसी। नहीं मेरी वाली अलग है। डेफिनेटली ब्रो, ऐसा कभी भाई वो जैसे बोलते हैं माय डैड इज द बेस्ट डैड। हाँ ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू फाइट्स। वी वर टॉकिंग अबाउट Right now, Rahul versus Avizo. So last round में Avizo went for a takedown. He got reversed, and then he actually got out of it, but he shot once again, I guess. और उसके बाद फिर Thapa reversed the position, and then डोमिनेट हो गया था। he dominated him on the cage also at some point. अच्छा फाइट था। So overall, it was a good fight. I thought it was a split decision. I think unanimous मिला उसको. It was very close fight. कि किसी भी side जा सकता था. If that takedown wouldn't have happened, if that takedown was not reversed, Avizo would have been favored, hopefully by the judges. Lekin now let's come to the next fight. Neeraj versus Digambar Singh. This Striking. had a bad knockout, bro. This one was a mean knockout. एंड फिनिश होने के बाद भी एक क्या था? जो उसको नीचे केज के पास था नीरज, पंच लगा, पड़ा हुआ था, हाँ. Holy shit, that was a bad knockout. बैड नॉकआउट था। So Neeraj is again someone who I have trained with. बहुत ही physically dominant fighter है वो, super strong. He is from a wushu background. और खतरनाक पावर से he throws shots. और पिछले और जित्सु भी इसका ठीक ठाक हो गया है. So he सोमा में ट्रेनिंग सोमा। right now he is with Soma. Earlier Warrior के साथ था. So पिछले मैच में he finished the fight with a guillotine, just slapped the other guy. थ्रोड इन And threw him down. And that guy was from this team, Mutants. नो ओवेस याकूब था ना। अंगद बेस्ट की टीम का है ना ओवेसाई? नहीं ओवेस याकूब डिफरेंट, उसका खुद का जिम है। अच्छा, ओवेस याकूब उत्तराखंड का भी नहीं है? ही इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर। Who was saying this कि वो लोग साथ में ट्रेन कर रहे थे इसलिए उसने अपने ट्रेनिंग पार्टनर का बदला लिया, ऐसा कुछ बोला? पता नहीं मतलब मेरे को I don't know. तो जाने दो, ये सारे कमेंटेटर्स बोल रहे थे, सो उन्हीं से मैं पिकअप कर रहा हूँ. नाक की स्टोरी हो गई। So Digambar Singh is from Mutants, training on the Angad Bist, और उसका स्ट्राइकिंग अच्छा है. Although मैंने बहुत टेक्निकल लोगों से बात करी, गिरीश से बात करी, पूछा कि कैसा था इसका स्ट्राइकिंग फिनिश. So he said कि it was again firefight in the pocket. और ऐसे चीज़ों में होता है जिसका पंच कनेक्ट हो गया, goes down. other person goes out. If you are lucky, you win that gunslinging contest. If Mexican standoff, if the other person wins, you go down. So उस exchange में they got caught. Early on उस fight में he defended a takedown really well. Digambar. उसको body lock से उकी गोशी बार कर रहा था नीरज. हाँ It was not the perfect उकी गोशी क्योंकि उसका hip अंदर नहीं जा रहा था. He was just trying to whip him over. he tried 3-4 बार but he was standing 3-4 up. बार, and he was just posting his hand coming up, posting his hand coming up. और फिर finally उसको एक side control position मिला. He just pushed him, got your side control. लेकिन side control से again, this is something which I'll discuss in my future videos कि why is side control not a great attacking position in MMA? क्योंकि again is the pin which is based on your arms, with your arms. So now you can't finish people, you can't hit people, you can't do damage because you're trying to use your hands in holding the position. Whereas all the pinning position which uses your legs to pin them, where your arms are free, are great for MMA. MMA, right. For example, mount. For example, half guard. इस पे मैंने एक सीरीज भी बनाई है where I talk about how half guard can be used to attack, to launch great damage from ground and pound. I think half guard सबसे अच्छा बोलते हैं like जो Half guard is good ground and क्योंकि pound. half guard में ना you control the bottom leg. So उससे क्या होता है, now he cannot just stand up. right. So उठने के लिए the most common escape is the underhook where you require your bottom leg to get free. और half guard because you're sitting and you're pinning that leg, it's very difficult for people to do that. So as I was saying, कि side control not a great position. बहुत सारी fight हमने देखी, people were going in the side control and trying to control people, but they could not advance position. और फिर जैसे ही लोगों को मौका मिला, they just got out. दिगंबर वाले मैच में ये हुआ था. He was getting pinned in the bottom side control. और जैसे ही उसको एक मौका मिला underhook, he won and he immediately escaped to a standing position. और उसके बाद वो fight he finished with a good
left hook लगा था, क्या लगा था? I think it was a left hook which caught him on the शायद chin. मतलब याद नहीं मुझे Was throwing the looping shots left and right, and then he caught him. एंड का काफी मेरे को वो था, बढ़िया लगा. Yeah, and when he fell, he went with one more, the super necessary shots. मास डाल. Alright, so light heavyweight. Pavan Man versus Sandeep. भैया ये बड़ा बकवास फाइट था यार. बकवास इन द सेंस कि टेक्निकल उतना नहीं था. थोड़ा बोरिंग भी था क्योंकि both people were not moving as much. Obviously they are heavyweights, so they got tired fast. Especially Pawan Man was really gassed out. हाँ, वो इंटरव्यू भी नहीं दे पाया फाइट के बाद. अच्छा. हाँ, फाइट डिसीजन में भी थोड़ा सा दिक्कत थी लगा वो. ये थॉट कि दहिया वन. हाँ, दैया भी पूरा मतलब ही वाज ऑल पूरे टाइम भी वो कह रहे थे कि कैसे जीत गया, तो कंट्रोवर्शियल था थोड़ा सा. आई आल्सो थॉट कि संदीप दैया वन. संदीप का बस एक मेरे को उसमें ये लगा कि he got taken down again multiple times by Pawan. एक दो बार उसने बॉटम से ट्रायंगल भी पकड़ने की कोशिश करी, but he couldn't finish it. That was a great opportunity, so he missed there. लेकिन I think it was pretty close again, क्योंकि if somebody takes you down and holds you down on the ground, and if the other person is not doing very significant damage, the round does go to the person on the top. क्योंकि वो आपको control, he is basically not letting you move. So again, more action makes better fights, but ये fight we knew coming in कि पुराने fighters हैं, we would not expect too much of new stuff from them. So राइट. it was a okay one. Let's move on. उसके बाद Mohammed versus Khabib. ये मैंने देखा नहीं था ये वाला. I saw this fight. This was another really technical fight, but I did not know both of the fighters. I was not invested in this one, so I skipped it. उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा break लिया क्योंकि अपने बॉडी को भी थोड़ा रिचार्ज करना था. मैं उस टाइम हम लोग देख रहे थे, रेबल में देख रहे थे. उसके बाद घर से लेट हो गया, कॉल आ गया, मैं कहा अब फाइट छोड़ के जाता हूँ. अच्छा, सैटरडे को रेबल में रुका हुआ था देख रहा था. अच्छा, उसके बाद फिर जब मैं घर गया तब उसके बाद हम लोग बात बोलता मैं आया था, साथ में देख लेते. या यहाँ आ जाता. अरे हाँ, वॉच टुगेदर. ये भी तो Okay. फिर तो मेन इवेंट ऑफ कोर्स कैंसिल हो गया था. सो को-मेन इवेंट इज पूजा तोमर वर्सेस Anastasia. एनेस्थीसिया. सॉरी. So Anastasia, इसका record मैंने check नहीं किया है, but I believe she is not a very proficient MMA fighter. High level तो बिल्कुल ही नहीं, because the way she was trying to control Pooja on the cage with double underhooks and then just literally not doing anything from there. Plus she had zero response for the million leg kicks, inside leg kicks that Pooja Thakur was पूरा throwing. लेग रेड एंड ब्लू हो गया था, इतनी इनसाइड लेग किक खाई थी. और किसी को भी काउंटर नहीं किया. लाइक शी वाज डूइंग लिटरली नथिंग. तो ओवरऑल मुझे ये मेन इवेंट कैलिबर फाइट लगा नहीं. प्रॉब्ली इट वाज द वीकेस्ट फाइट ऑफ द एंटायर इवेंट. सोनम जुम्बा वाला फाइट ज़्यादा बेटर था इससे, काफी सारी टेक्निकली भी. और एंड पूजा तोमर, आई बिलीव शी शुड गो मोर फॉर द फिनिश. Obviously, she played a game, whatever she does really well, striking. Lekin she could have easily finished this girl using a little bit of more grappling and getting the finish. Because Anastasia was just holding her against the cage, bro. That side was just puzzling for me. Double underhooks leke cage ke against, she just at least try one foot trip, try to off balance, try to just pull her down, do something. होल्ड करा हुआ था, उसमें डैमेज ले रही थी. She was getting beaten up and then she was just holding on to her. फोर्थ राउंड में उसकी कॉर्नर नहीं मना कर दिया था फिफ्थ राउंड के लिए. अच्छा, so it was not a full fight. नो फोर्थ के बाद कॉर्नर मना कर दिया था. 3 राउंड के बाद I saw what was happening and then I tuned out. So एंड अंगद बिष्ट और ह्यूगो पाइवा का अच्छा होता है, आई थिंक. बट Angad Best, whenever he fights, is a very exciting fighter, bro. हाँ, मजा आता है Because देखने he knows jiu-jitsu, he has good wrestling, he has good striking, and he mixes it up really well. में. राइट. And this guy has this academy in Dehradun Mutant, and I hear आज ही एक बंदा आया था देहरादून से, he had trained there for a bit. So it is packed with MMA fighters. काफी एंड फुल टाइम फाइटर्स. वो वहाँ पे local celebrity बन गया, like people know him and everything. It's pretty cool. काफी Pretty cool मतलब how MMA makes you really popular. बहुत ही locally लोगों को celebrity बना देता है MMA. एक fight. राइट. हाँ, मैं तो न्यूज़पेपर में भी आया था. ग्राफलिंग करते करते मर जाओ कोई यार. निहांश ने अपनी जीती पहली एमएमए फाइट. सही है. अच्छा था. तो MFN तो हो गया. एक और फाइट हुई थी केरला में. Do you guys wanna break that? Kerala. Oh shit, this is a group fight. Holy shit, Sparta kick. सारे लेग किकर्स थे. थप्पड़.
थप्पड़ थप्पड़ Bro, I'll just go for a double leg and then ब्रो ये किस स्कूल की फाइट है? काफी with the मस्त। college started. I don't really ओ नाली में गिरा के ओह हेड किक पूरा वो गिर गया। ओह शिट दैट्स अ बिग एडवांटेज ब्रो कि नीचे किसी को गिरा दो फिर ऊपर आने ही मत दो। स्ट्रीट फाइट में स्लैप मत करो, लगता है हाथ पे। सो एक चीज मैंने देखा आई थिंक आई विल डू तो मैं भूल गया एक्चुअली मैं करने वाला था पॉज कर एक सेकंड स्ट्रीट फाइट स्ट्रीट फाइट नहीं दिस स्ट्रैटेजी ऑफ पीपल फाइटिंग जिनको फाइट बिल्कुल भी नहीं आता जिनको सिर्फ मारने आता है वो ये करते हैं दे जस्ट ग्रैब यू बाय योर क्लोथ एंड देन द अदर हैंड जस्ट स्टार्ट थ्रोइंग रैंडमली राइट ये मैंने सो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था ट्विटर पे ऐसे ही रैंडम आया था कि एक बंदा है जाके एक शॉपकीपर को ऐसे ही ही स्टार्ट्स गेटिंग इन अ वर्बल आर्गुमेंट देन ही स्टार्ट्स बीटिंग हिम अप सो इस बंदे को उसने पकड़ा हुआ है कॉलर से एंड ही इज थ्रोइंग हैंड्स the second guy the guy who's getting beaten up he has his both fucking hands free हाँ and he's using that to just shield randomly he's getting beaten up हाथ नीचे चले जा रहे हैं I was like bro what the fuck like कुछ तो करो his face is right in front of you while he's throwing those wild shots so I think we should make a video की of basic self defense I know कि क्या होता है बहुत बार लोग शॉक में जाते हैं एक थप्पड़ जोर से बजता है ना so people like oh shit क्या हो गया दुनिया ही घूम गई आज तक थप्पड़ खाया ही नहीं so ऐसा होता है you freeze in those moments but you should at least know a basic thing like you can do that Gracie arm lock thing by swinging your hands all the way around जस्ट यू कैन गो फॉर uppercut Americana exactly पूरा पंच नीचे एंड यू कैन मैं तो रेसलिंग करता हूँ ना तो सबको रेसलिंग का डबल लेग मारो हार्ड ग्राउंड है एक double बार leg में देखो knockout। मुश्किल होगा because if people are holding you with a forearm now you can't move because cloth is involved विदाउट क्लोथ कुछ फाइट हो जैसे दूर है सीधा पैर पकड़ा नीचे exactly कोई एक्सपेक्ट नहीं करता डबल लेग लेवल चेंज तो लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है बस गिरा दो उसको ऐसे करके बेस भी लोगों का जीरो होता है सो उनको बस अगर रैंडमली पकड़ के पुश कर दिया लोग गिर जाते हैं क्योंकि हेड हार्ड पे लगेगा सीधा अपने करके घर जाओ नॉकआउट नॉकआउट मैं क्या कह रहा था in these situations what will also work great is judo so if somebody is trying to grab you you can just start to turn launch them onto the mat with a seonage or something like that so ऐसे टेक्निक्स लोगों को एटलीस्ट बेसिक अगर तुमने एक बार किया भी नहीं है ना you should at least have a visual information of it क्योंकि बहुत बार बस उतना होना ही it's enough in these situations against untrained people rather than just getting beaten up like a fucking coward what can I say थप्पड़ मार रहे हैं और एक चीज और ये भी होती है स्ट्रीट फाइट में ईगो की सबको लगता है कि फाइट हुई है तो कभी इट्स ओके भाई फाइट के अंदर आपको भी 2-3 लगते हैं तो कोई वो नहीं है लगता है क्योंकि फाइट हो रही है क्योंकि एक ईगो आ जाता है कि यार भाई तेरे को तो 2 लग गए तो हाँ तो वो मेरी आरती उतारने थोड़ी आया था मारने ही आया तो 2 मुझे लगे 5 उसको लगे खत्म बात तो बहुत उसमें लोग ईगो पे ले जाते हैं नहीं मेरे को तो एक भी नहीं पड़ा मैंने ही मारे उसको मैं कहा भाई तूने लड़ाई नहीं करी वो मेरे गाल इसलिए सूजे हुए हैं क्योंकि मुझे अपना ही लग गया वो इतनी जोर से मार रहा था अपरकट खुद ही लग गया भाई खिल गया so yeah that's a funny video और गैंग टाइप ये वो एक ट्विटर पे हैंडल है ना या शायद इंस्टाग्राम पे भी है कलेश घर के कलेश बाहर का के कलेश उसके वीडियोस देखना फॉलो दैट ट्विटर हैंडल इट डज फनी एस वीडियोस मैं तो वहाँ से स्टडी वहाँ से भी करता हूँ मैं व्हाट नॉट टू डू टेक्निक्स हाँ जैसे क्योंकि एक बंदा हेलमेट के ऊपर मुक्के मार रहा है उसको भाई क्या होगा इससे वो बंदा वो हेलमेट पहन के लड़ रहा है और वो हेलमेट में मुक्के का एक मुक्का मारा उसके हाथ पे लगी फिर थप्पड़ मारा भाई कुछ भी मार ले कुछ नहीं होगा हेलमेट से हेडबट कर दे बट फनी होती है स्ट्रीट फाइट्स एंड बाहर तो टेक्निकल लड़ भी लेते हैं अब आप रैंडम जा रहे हो नेट डिहास मिल गया हाई रेस्ट गिलेटिन करके चला जाएगा तो मेरे साथ ये हाँ वो वैसे ही भागता हुआ आया अगर तो किसी करके नहीं पहले नी मारा था हेड पकड़ा नी मारा गिलेटिन फिर से शायद एक नी मारा और तब तक सुला दिया उस बंदे के लिए कितना वो हो गया होगा ना कि शिट यार गलत लड़ाई कर ली I mean, what will you expect, bro? You are going against a UFC fighter. First of all, UFC word ही होना चाहिए कि bro, don't touch me. हाँ, जैसे वीडियोस में जॉन जोन्स अपने जब उसने जेल वेल हुआ था तो ही वाज डूइंग सोशल सर्विस थोड़ा सा तो उसमें राइट चल रहे थे जब ब्लैक वाले तो उसके इंटरव्यू में सुना था मैंने तो बोलता है मैं एक स्टोर में गया तो वहाँ पे वो लोग क्या कहते हैं टीवी वगैरह लेके जा रहे थे यूएस में जब भी राइट होता है ना ब्लैक लोग सबसे पहले क्या करते हैं सबसे महंगा सामान जिन्हें चाहिए होता है एप्पल का स्टोर सबसे पहला टूटता है हाँ। अभी फ्रांस में भी राइट चल रहे हैं सबसे पहले ये सारे एप्पल के ज्वेलरी के ये सारे स्टोर टूटते हैं
अरे ठीक है यार, किसी ने कहीं आग लगा दी, मैं तोड़ दूंगा ये स्टोर, लेके सारा सामान। राइट, और टीवी लेके आऊँ मैं तो फटाफट से नया PS वगैरह ले आऊँगा फटाफट भाग के। उसके बाद जॉन जॉन जाता है, कह रहा है कि इंटरव्यू में बोलता है कि मैं गया उसके पास, तो पहले मैंने बोला कि एक बार बोलता हूँ ब्रो, कीप दैट टीम पे। उसका अपना ही स्टोर था क्या? मतलब बस डूइंग सोशल सर्विस, तो अपनी टीम लेके चला गया पूरी जैक्सन में की। रॉन्ग डे ऑफ सोशल सर्विस। तो वो तो उसका सोशल सर्विस के नाम पे फन कर रहा था वो। अच्छा, तो वो गया, छोटा सा कह रहा प्रैंक हुआ है आपके साथ। कह रहा उन्होंने बाद में मुझे पहचाना कि वो तो जॉन जोन से, कह रहा उन्हें चुपचाप टीवी रख के चले गए। और वो शायद जॉन जोन्स तो वैसे भी ब्रूटल है भाई, थोड़ा सा वो गिलिटिन नहीं लगाता, वो मारता वहाँ पे, वो सिर्फ एल्बोज मारता। उसका लड़ने का स्टाइल है थोड़ा brutal। he punishes people, he does not जॉन जोन्स इज माय मतलब बेस्ट। उसका एक मैच देखा था, सांस भी रोक रहा है, फिर एल्बो मार रहा है, फिर सांस रोक गिलिटिन यार, लियोटो मचीडा को मचीडा को टांग दिया था। टांग दिया था एंड ही जस्ट ऐसे छोड़ा था, इसलिए डेड बॉडी गिरी ऐसे। क्या मस्त था वो। जॉन जोन्स तो सैवेज है भाई स्टार्टिंग से। जॉन जोन्स लाइक 21 साल की उम्र से ही उसका टेक्निक इतना हाई लेवल था और उसका फाइट आईक्यू इतना जबरदस्त था। लाइक एक उसका खाली मतलब मूवमेंट नहीं होता, फालतू मूवमेंट। इफ ही थ्रोज अ पंच, मिसेस इट, ही फॉलो इट विद अ बैक एल्बो, थिंग्स लाइक स्पिनिंग दैट। बैक किक काफी केज के ऊपर ले जाके, मतलब ही वाज आउट रेसलिंग गुड स्ट्राइकर्स, सॉरी आउट स्ट्राइकिंग गुड स्ट्राइकर्स, आउट रेसलिंग डैनियल कॉर्मियर, इन सबको तो हर जो तरीके लोग कहते हैं ना कि नेवर प्ले टू अदर पीपल्स स्ट्रेंथ, इसका एक ही काम है, ही जस्ट प्लेज टू अदर पीपल्स स्ट्रेंथ। मतलब कि अगर वो इतना अच्छा है तो मैं उसको उसी में जाके, स्पेशली हिज अर्लियर फाइटिंग डेज। अभी तो मतलब बहुत ही टैक्टिकल हो गया है। लाइक इन सिरिल खान फाइट, ही डिड नॉट वांट टू स्ट्राइक विद हिम। राइट। और उस फाइट के बाद उसने बोला भी है कि आई लाइक दिस जिजित्सु एंड रेसलिंग स्टफ मच मोर देन द किक बॉक्सिंग। लेस डैमेजिंग है। I don't want to finish people with kickboxing anymore. Just take them to the ground, collect an easy paycheck, go home. शाउट आउट टू जिजित्सु एंड रेसलिंग इफ यू आर लिसनिंग दोनों। एंड उसमें एक वो भी तो इंटरव्यू था सर जब आपने डाला हुआ है स्क्रिमेज वाला, व्हेन यू नो स्क्रिमेज, Bro, that was such a legit video, ना? एंड कितना लेजेट, एंड मेरे को तो बड़ा वो लगा कि Inspiring, मतलब हाँ। भाई साहब और कितने cold killer type के sound से बोलता है कि जो Daniel Cormier, I know you think you're going to take me down 100 times, but I'm telling you in writing or something like that. You'll only take me down 5 times. And if you take me down 5 times, you'll just be able to hold me there for one. एंड उस इंटरव्यू में एक और चीज़ वो बोलता है कि देयर इज नथिंग यू कैन डू टू स्टॉप कमिंग आफ्टर यू, इस तरह से कुछ ऐसा बोलता है। मैं कहा, भाई साहब Daniel Cormier उस समय हंस रहा था, लेकिन अंदर से उसकी फट रही थी कि भाई डैनियल कॉर्मियर लेजेंड था, उसको भी बोल रहा है कि तूने जो अब तक पूरे साल ट्रेनिंग करी है ना सब वेस्ट सारा वेस्ट होगा, एक सेकंड वेस्ट होगा। कॉर्मियर उस मैच के बाद जो रोया था, हाँ। लाइक दिस कांट डिफीट, मतलब मेरे को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट जॉन जोन्स किलर है, खतरनाक। सेकंड फाइट था ना, फर्स्ट फाइट था जिसमें रोया था। जिनकी वो ब्रॉल भी तो हुआ था जब कॉर्मियर इतना शांत बंदा आके सीधा फेस पे ऐसे करता है उसको, एंड उसके बाद जॉन जोन ऐसे टी शर्ट साइड करके, प्रमोटर जो था उसको एक हाथ से साइड करता है, एक हाथ से पकड़ता है और कॉर्मियर के मुक्का मारता है ऊपर। प्रमोटर यूं चल रहा है कि भाई उसके बाद जब वो चिल्लाता है towards the crowd, काफी अच्छा था, काफी प्राइमल मोमेंट। लाइक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट राइवलरीज इन UFC। मेरे को काफी अच्छा। एक पॉडकास्ट करेंगे in which we talk about the top UFC rivalries. Okay guys, so I think that's good. I think तुम्हारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं SNC के लिए, right? So we'll let Nehansh go. He's a very busy man nowadays. बहुत पैसे कमा रहा है। क्लासेस, MMA, बिजी लाइफ, पार्टी वेयर आपको नहीं है यार, Celebrity in making है, so काफी खर्चा करा दिया इन लोगों ने। अगली बार अपॉइंटमेंट दे ना टाइम से, ठीक है? मैं मैनेजर का नंबर दे देता हूँ, आई शेयर इट, मेरा ही नंबर है, दूसरी बार से बात करता हूँ। दूसरा आवाज इसका क्या, हरियाणा वाला या कोई एक्सेंट होगा? और मैं इंग्लिश बोलता हूँ ना, अच्छा, समझ नहीं आता। ब्रिटिश एक्सेंट में बोलता हूँ, ब्रिटिश एक्सेंट तो मुझे खुद नहीं आता। अच्छा हेलो, यस नेहांश, मैं नेहांश का मैनेजर बोल रहा हूँ, महेश। देखा महेश नाम मेरे को हरियाणा वाला ही आया, वो नेहांश शाह। सर अभी बिजी हैं पॉडकास्ट में, सो आप क्लास आधा घंटा लेट करते हैं, विल टॉक बाद में। हिंदी में बोल लेता हूँ, इंग्लिश में पहचान जाएगा कि गलत बोल रहा है। All right, Nehansh, thank you so much for coming. We'll have Nehansh in future also as repeat guest now. He's very fun to talk to. Joe, I think you also enjoyed this. I hope the people listening to it or watching this enjoy it. So please do that. It helps our channel grow. हमें थोड़ा सा ego validation भी मिलता है. So सब कुछ fun होता है. Please do that. So that's been fun, guys. Let's wrap it up here.
or see you next time.